अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुद लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपको एक नावल लेकर इसका नाम है रूहे रेयान और इसकी राइटर हैं ज़रिश नूर। तो इस नावल को हम शुरू करते हैं। वो इस वक्त तेज़ कदमों के साथ चल रही थी। वो ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। इसे इस कंपनी में काम करते हुए अभी 1 माह हुआ था, इसलिए वो किसी किस्म की कोताही करके ये जॉब खोना नहीं चाहती थी। वो एक फैक्ट्री में काम करती थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया तैयार की जाती थी। इसका काम रोज़ाना की बुनियाद पर बनने वाली चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले छोटे बड़े पुर्ज़ों की रोज़ाना की फ़ाइल तैयार करनी थी होती, इसलिए यहाँ छुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर इसे जॉब इसकी एक इंडियन दोस्त निधि की वजह से मिली है, जो कि यहाँ पिछले 7 साल से काम कर रही है। विशाल, कैसा रहा आज का दिन? बस यार ठीक था। एक तो मैं सुबह-सुबह लेट हो गई और ऊपर से मैनेजर की डाँट भी खाई। चलो खैर कोई बात नहीं, जहाँ काम करते हैं वहाँ ऐसी छोटी-मोटी बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ना। क्या तो तुम सही रही हो। जल्दी चलो निधि, सलार भैया घर पहुँच चुके हैं और मैंने इनके लिए खाना भी बनाना है। ओके चलते हैं। अब अपना सलार नामा ना खोल देना। विशाल खिलखिला कर हंस दी। निधि, तुम सलार भैया से जेलस होती हो? ये लो जी, तुम मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ही हो जो मैं तुमसे और इससे जेलस होंगी। मैं ना सही सलार भैया तो हो सकते हैं ना। तौबा करो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे मुंह से ये सब सुन लिया ना तो हमारी खैर नहीं हो। तो तुम्हें हमारे साथ पता नहीं कैसे बैठने देता है। तो नहीं जी, सलार भैया बहुत अच्छी हैं और जैसा तुम इनका नक्शा खींच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, एक दिन मैं गई थी तुम लोगों के फ्लैट पर। दरवाज़ा खोलकर रूखा पीका सा पूछता है, जी किससे मिलना है आपको? जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो मुझे सर से पाँव तक ऐसे दिखने लगा जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। यशाल ने हंसना शुरू कर दिया। पता है मुझे क्या कह रहे थे क्या ऋषि, तुमने कब से ऐसी दोस्तें बनाना शुरू की हैं? फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा अच्छी भली तो है बेचारी, बस थोड़ी सी बोंगी है। निधि को पहले तो कुछ समझ नहीं आई। जब आई तो इसके हाथ में पकड़ी फाइल से यशाल को मारना चाहा, लेकिन यशाल पहले ही समझ गई थी कि इसने इसके निशाना लगाने से पहले ही भागना शुरू कर दिया। यशाल भागते हुए किसी से टकराई और इससे ऐसा लगा कि जैसे किसी पत्थर से सर फोड़ लिया हो। अगला बंदा भी बहुत ही कोई खड़ूस था। बोला, मैडम होश से, ये आपका घर नहीं जो इधर उधर टकराती फिर रही हैं। मेरा घर नहीं है तो आपका भी घर नहीं है। रोड है ये, और यहाँ जिसका जैसे दिल करेगा वो चलेगा। यशाल ने भी कोई लिहाज किए बिना कहा। रोनी इस वक्त जल्दी में था, नहीं तो वो इस लड़की का दिमाग ठिकाने लगाता। थोड़ा सा आगे जाकर पलटा और अपनी जेब से एक मास्क निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। मास्क पहनकर बाहर निकला कर लड़की ये कहकर वो चला गया और मास्क विशाल ने जल्दी से पहन लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर रोनी ने एक नज़र अपने साइड मिरर में इस लड़की पर डाली और बोला, जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। रोनी, अगले आधे घंटे में तुम मुझे घर पर मिलो। इट्स योर लास्ट वार्निंग। लेकिन माशा, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ। रोनी, तुम पहुँच रहे हो या नहीं? हाँ और ना में जवाब दो। ओके पहुँच रहा हूँ। कॉल बंद करके रोनी उंगली से अपनी पेशानी सुलाने लगा। क्या हुआ सर? सलार ने रोनी को सोच में डूबा देखा तो पूछ लिया। सलार, मुझे किसी काम से जाना है, तुम ये मीटिंग अटेंड करोगे? ओके सर, नो प्रॉब्लम। रोनी इस वक्त माशा के फ्लैट के बाहर खड़ा था। इसने अभी घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। रोनी सलाम करके अंदर दाखिल हुआ। सलाम का जवाब अफान की तरफ से आया था। वालेकुम सलाम साले साहब, आज कैसे रास्ता भूल गए यार? तू तो आग ना लगा, पहले ही जलन की बू आ रही है। इसकी बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक क्वेश्चन उड़ता हुआ आया जिसे रोनी ने कैच कर लिया। फान से माजर को लेकर रोनी किचन में चला आया जहां माशा खाना बना रही थी। आज क्या बना है? रोनी ने खुद ही एक पैन का ढक्कन उठाकर देने लगा। यार बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो। रोनी अपनी आदत के खिलाफ बहुत से सवालात कर चुका था माशा से, लेकिन जवाब नहीं आया। अब रोनी खामोश होकर सोफे पे बैठ गया। आ जाओ आप लोग खाना खा लो, माशा ने इसे मुखातिब किए बगैर कहा। लेकिन अब रोनी की बारी थी। वो उठकर नहीं गया और अफान को मुखातिब करके बोला, मैंने खाना नहीं खाना। अब माशा को भी एहसास हो गया कि बहुत होगी नाराज़गी। वो आकर रोनी के पास बैठ के, क्यों नहीं आए इतने दिन से? माशा ने अलमी से पूछा। यार बहुत बिजी था, तुम जानती हो ना। और कॉल क्यों नहीं की इसके लिए सॉरी। जानते हो ना, माँ बाप ना हो तो बहनों के लिए सब कुछ भाई होते हैं। जी, रोनी ने इस बात में सरल आए। वो कुछ वजाहत नहीं देना चाहता था क्योंकि फिर इसे आधा घंटा और लेक्चर सुनना पड़ता। वो रोनी को बाजू से पकड़कर खाने की टेबल पर ले आई। माशा और रोनी दो ही बहन भाई थे। इनका बाप पाकिस्तान
पाकिस्तानी, जबकि माँ सिंगापुर सिंगापुर की रहने वाली थी। वो दोनों पाकिस्तान कभी नहीं गए। इनका बाप इनकी माँ को छोड़कर जो पाकिस्तान गया तो वापस लौटकर नहीं आया। 5 साल पहले इनकी माँ भी फौत हो गई। अफान एक पाकिस्तानी था जो कि रोज़गार की तलाश में सिंगापुर आया। वो रोनी की कंपनी की एक ब्रांच संभाल रहा था। माशा और अफान एक दूसरे को पसंद करते थे। जब इस बात का पता रोनी को चला तो इसने साफ इनकार कर दिया। वो माशा की शादी किसी पाकिस्तानी से नहीं करेगा, लेकिन वो माशा के आगे मजबूर हो गया क्योंकि माशा ने कह दिया था कि वो शादी करेगी तो अफान से ही करेगी। रोनी राज़ी तो हो गया, लेकिन इसने अफान को बता दिया कि अगर कभी वो इसकी बहन को छोड़कर गया तो वो इससे जहाँ भी चला जाए, दुनिया के किसी कोने में भी, तो वो इसे ढूंढ लेगा। इसलिए कभी मेरी बहन को छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। दोनों बहन भाई में बहुत प्यार है। अफान रोनी के सामने तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन माशा को कहता है मैं तुम दोनों बहन भाई के प्यार से बहुत जेलस होता हूँ। सलार आज घर आए तो बहुत थका हुआ लग रहा था। भैया क्या हुआ, आज तो कुछ ज़्यादा ही लगता है काम किया है। जी गुड़िया, बस आज साइड पे भी कुछ काम था इसलिए थक गया हूँ। सलार और यशाल और माजिया तीनों बहन भाई हैं। इनके माँ बाप फौत हो गए हैं। माजिया सबसे बड़ी है। इसकी शादी अपने मामू के बेटे काशिफ से हुई है। वो पाकिस्तान में ही होते हैं। ये शाल जब 10 साल की थी तो वो लोग पाकिस्तान से यहाँ अपने माँ बाप के साथ आए थे, लेकिन 3 साल पहले पाकिस्तान में ये लोग माजिया की शादी के लिए गए थे। शादी के दूसरे दिन एक एक्सीडेंट में इनके माँ और बाप दोनों फौत हो गए। इस सदमे का यशाल ने बहुत गहरा असर लिया। माजिया ने बहुत कहा कि वो यशाल को अपने पास रखे, लेकिन सलार नहीं माना और यशाल को साथ ले आया। यहाँ आकर वो काफ़ी चेंज हो गया। पहले की तरह हंसती खेलती नहीं थी, लेकिन आस्ता आस्ता ठीक हो रही थी। आज सलार ऑफिस आया तो अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि इसे पैगाम मिला कि इसे बॉस अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। सलार दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो रोनी ने इसे बैठने के लिए बोला, मिस्टर सलार, कल आपने मेरी जगह पर एक मीटिंग अटेंड की थी। यस सर। कैसी रही मीटिंग? बहुत सर, बहुत अच्छी। आपके लिए या मेरे लिए? सर जाहिर सी बात है, ये कंपनी आपकी है तो इसका फ़ायदा भी आपको ही होगा, और चूंकि हम लोग इस कंपनी से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हमें भी होगा। रोनी ने एक फाइल उठाकर सलार के आगे फेंकी। फिर ये क्या है मिस्टर सलार, मेरी कंपनी की ये इतनी अहम फाइल इन लोगों तक कैसे पहुंची? इससे पहले कि सलार को जवाब देता, रोनी ने सलार के मुंह पर एक तमाचा रसीद किया और इसके बाद इसे सलार पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। सलार नडाल होकर नीचे गिर गया तो रोनी अपनी सीट पर आ गया और अहमद को बुलाया। अहमद, इसे ले जाओ और जब तक ये सब सच सच ना बता दे, इसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना। ले जाओ इसे यहाँ से। विशाल को आए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन सलार का कहीं कोई अता पता नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, विशाल की परेशानी में इजाफा हो रहा था। वो बार बार इसका नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। सोफे पर बैठे बैठे न जाने रात के किस पहर इसकी आंख लगी। सुबह इसकी आंख सूरज की किरण आंखों पर पड़ने से खुली। वो हड़बड़ा कर उठी और कमरे में जाकर सलार को देखने लगी कि शायद वो आ गया हो, लेकिन इसे कमरे में ना पाकर अब की बार इसने नीचे फर्श पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ काम करता है। इसने इसके कमरे में जाकर इसके स्टडी टेबल पर कुछ ढूंढना शुरू किया कि वहाँ से इसके ऑफिस का पता मिल जाए। सलार की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन इसे अपनी हालत से ज़्यादा विशाल की फिक्र थी। वो सोच रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में इसकी क्या हालत होगी। मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि जब तक तुम सच नहीं बता देते तब तक तुम यही कैद रहोगे। सलार सोच रहा था कि किसने ऐसा किया। फिर इसके दिमाग में धमाका हुआ। जिस वक्त वो वापस जा रहा था, इसके साथ एक आदमी टकराया था और वो दोनों के हाथ से फाइल गिरी थी। इसी वक्त फाइल एक्सचेंज हुई होंगी। इसे अब बस अहमद से मिलना था। विशाल काम पर भी नहीं गई। आज 2 दिन हो गए थे सलार को गायब हुए। इसे रो रो कर आके सुझा ली थी। आज उसने निधि और हसन को कॉल की और सलार के बारे में बताया। वो दोनों भी परेशान हो गए। से कुछ हौसला दिया कि परेशान ना हो। शाम को वो लोग इसके फ्लैट पर आए और फिर बहुत सोच विचार के बाद हसन ने यशाल को मशा दिया कि वो रोनी सर से मिले। वो इस शहर का सबसे असर सरूख वाला बंदा है। अगर यशाल इससे मिल सके तो इसकी मदद कर देगा, लेकिन सबसे मुश्किल काम इससे मिलना है। इसके ऑफिस बहुत सारी जगह पर है। किसी को भी नहीं पता होता कि वो किस वक्त कहाँ होता है, लेकिन हाँ, अगर तुमने इसके घर में इससे मिल सको तो बात बन सकती है। सलार ने अहमद से कहा कि इसे रोनी से मिलना है, लेकिन अहमद इसे बताया कि रोनी मुल्क से बाहर गया हुआ, वो 3 दिन के बाद आएगा। अब सलार को उसके आने तक इंतजार करना पड़ेगा। यशाल आज हसन के साथ रोनी के घर आई थी। बहुत इंतजार के बाद इसके सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें बताया कि वो मुल्क से बाहर गया हुआ है और 2 दिन बाद आएगा। यशाल मायूस होकर घर वापस आ गई। सर, आपसे कोई लड़की मिलने आई है, नाम भी नहीं बता रही हो, यहाँ से भी जा भी नहीं रही, कह रही है कि जब तक आपसे नहीं मिलेगी यहाँ से नहीं जाएगी। ओके, भेजो इसे। यस सर। वो सुस्त कदमों से इस आलीशान घर में दाखिल हुई। इसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ कहाँ से गुजर कर यहाँ तक पहुंची। इसने नजर ऊपर उठाई। वो इसकी तरफ पीट किए खड़ा था। वो सिर्फ जीन्स में मलबूस था। इसके जिस्म से पानी की बूंदें गिर रही थी। बोलो लड़की। लगता था इसकी 2 आंखें पीछे की तरफ भी थी। देखिए सर, मुझे मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया है। मेरा एक ही भाई है, इसका नाम सलार है। वो पिछले 7 दिन से घर नहीं आया है। ये इसकी तस्वीर है। इसने तस्वीर सामने टेबल पर रखी और अगर आप इसे ढूंढने में मेरी मदद कर दें। सर, आपके सिग्नेचर चाहिए। मैं
सिग्नेचर चाहिए। एक आदमी फाइल उठाए, मुद्दत अंदाज में उसके पास आकर खड़ा हो गया। रोनी ने सिग्नेचर करके नज़र ऊपर उठाई तो वापस पढ़ना भूल गया। क्या नाम है तुम्हारा? जी यशाल। इस लड़की का एड्रेस और नंबर नोट कर लो और उसे घर छोड़ आओ। विशाल के जाने के बाद रोनी ने अहमद को बुलाया। अहमद, सलार की क्या न्यूज़ है? सर वो आपसे मिलना चाहता है। ओके चले। फिर वो शर्ट पहनते हुए बोला, जी सर। अहमद और वो वहाँ पहुंचे तो सलार नढाल सा बैठा हुआ था। रोनी को देखकर उसने उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। रोनी एक चेयर लेकर सलार के सामने बैठ गई और हाथ से सलार का सर ऊंचा करके बोला, आप जल्दी से बोलो। सर मैं मीटिंग खत्म करके जब घर जा रहा था तो बाहर निकलते हुए एक शख्स मुझसे टकराया था। इसकी और मेरी फाइल से नीचे गिरी थी। इस वक्त शख्स ने ही फाइल उठाई है। सर आप जाकर देख सकते हैं, मेरे कैबिन में वो फाइल पड़ी है। मैं नहीं जानता कि ये नकली फाइल मेरे पास आ गई है। अहमद, इसका कुछ खाने को दो और इसे इसके घर पहुंचा दो। मिस्टर सलार, कहीं भागने की कोशिश नहीं करना, मामूल के मुताबिक ऑफिस आना। अभी मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। मुझे अभी तुम पर यकीन नहीं है लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बहन मुझ तक पहुंची है। मैं नहीं चाहता वो कल किसी और तक पहुंचे। तुम्हें बाजियाब करवाने के लिए वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और थोड़ा सा आगे जाकर मुड़ा। बोला, घर जाकर क्या कहोगे? कहाँ थे इतने दिन? सलार ने इसकी तरफ देखकर इसकी बात समझकर इस बात में सर हिलाया कि मैं हैंडल कर लूंगा। अहमद, छोड़ आए हो सलार को? जी सर। इस पर नज़र रखना। और तुम्हें जो दूसरा काम सौंपा था इसका क्या हुआ? सर वो हमारी ही कंपनी की एक ब्रांच में वर्कर है। मतलब सर हैं? ओके ओके आगे। सर इनके 3 दोस्त हैं, वो तीनों इंडियन हैं। इनमें एक लड़की और 2 लड़के हैं और बॉयफ्रेंड नहीं। सर सलार बहुत सख्त तबीयत का है इस मामले में, उसे कहीं ज़्यादा कहीं नहीं जाने देता। ओके कौन सी ब्रांच में काम करती है? 7th स्काई सर। अफान की ब्रांच में? यस सर। ओके अफान को पता चले बगैर मैनेजर से बात करके इसे मेन ब्रांच में शिफ्ट कर दो। मैं सलार को कोई मौका नहीं देना चाहता और सलार को अफान वाली ब्रांच में भेज दो। ओके सर। सलार घर पहुंचा तो वहाँ निधि भी मौजूद थी। यशाल भागकर सलार के गले लगी और रोना शुरू कर दिया। सलार की अपनी आंखें भी भीग गई। भैया आप कहाँ थे इतने दिन? गुड़िया मैं किसी काम से शहर से बाहर गया था, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा मोबाइल भी टूट गया था इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सका। यशाल और परेशान हो गए। वो सलार को पकड़कर बेडरूम तक ले गई और फिर इसने 2 दिन उसे ऑफिस नहीं जाने दिया। वो खुद भी नहीं गई। दूसरे दिन सलार ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो इसे ज़बरदस्ती कमरे में वापस लेकर गई। सलार ने इसे समझाने की कोशिश की इसका जाना बहुत ज़रूरी है लेकिन वो नहीं मानी और सलार के नंबर पर रोनी की कॉल आई तो सलार से यशाल ने फ़ोन खींच लिया। हेलो जी सर, मैं सलार मुस्तफ़ा की बहन बात कर रही हूँ। वो 2 दिन तक ऑफिस नहीं आएंगे, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपने इन्हें काम से निकालना है तो निकाल दें लेकिन वो काम पर नहीं आएंगे। ओके। रोनी ने मुख्तसर जवाब देकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसने सलार को वार्न करने के लिए कॉल की थी लेकिन कॉल यशाल ने उठाई। कॉल डिस्कनेक्ट करके रोनी ने अहमद को बुलाया। अहमद, मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने सलार की निगरानी करनी है। जी सर, इस काम पे मैंने एक ख़ास आदमी लगाया हुआ है। ओके। फिर शाम को हम सलार के घर चलेंगे। ओके सर। शाम को घंटी की आवाज़ पर सलार ने दरवाज़ा खोला तो उसने सोचा कि निधि होगी लेकिन आगे रोनी और अहमद को देखकर वो हैरान और परेशान हो गया। सर आप रास्ता दोगे अंदर आने के लिए? जी सर। सलार दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। अहमद अंदर नहीं आया। किचन के दरवाजे पर खड़ी इशार रोनी को देखकर हैरान हुई। सर ये मेरी छोटी बहन है और यशाल ये मेरे बॉस हैं। जी भैया मैं जानती हूँ इन्हें। रोनी ने एक नज़र यशाल पर डाली और सलार से बोला, अब आप बेहतर लग रहे हैं मिस्टर सलार, कल से ऑफिस आ जाएगा। जी सर। वो जैसे आया था वैसे ही खड़ा खड़ा वापस चला गया। जाने से पहले इसने एक खास नज़र विशाल पर डाली लेकिन विशाल इसकी तरफ मतवज्जो नहीं थी। दूसरे दिन सलार ऑफिस पहुंचा तो उसे बताया गया कि इसे दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है। इसने ब्रांच का नाम पूछा तो वो मुतमिन हो गया कि चलो वहाँ यशाल भी है लेकिन ये खुशफहमी इसकी जल्दी ख़त्म हो गई जब दूसरे दिन सलार ने तैयार होते हुए यशाल से कहा, यशाल आज साथ ही चलेंगे। मैं अब जिस ब्रांच में तुम होती हो इसी ब्रांच में मैं भी जाऊंगा लेकिन भैया मैं अब इस ब्रांच में नहीं होंगी क्योंकि मुझे तो मेन ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है। कब? सलार ने हैरानगी से पूछा। काली भैया। अब सलार का सबर जवाब दे गया था। वो विशाल को छोड़ने के बहाने आया और सीधा रोनी के ऑफिस पहुंचा। मिस्टर रेयान, सॉरी, जो भी मामला हुआ है वो आपके और मेरे दरमियान हुआ है। आप मेरी फैमिली को दरमियान में ना लाएं तो बेहतर है। नहीं, मैं और मेरी बहन यहाँ से इस्तीफ़ा दे देंगे। सलार बहुत गुस्से में था इस वक्त। रेयान आराम से उठकर सलार के पास आए। मिस्टर सलार, मैं आप पर बहुत भरोसा करता था इसलिए आप मेरे साथ काम कर रहे थे। अगर ये हरकत आपने नहीं भी की तब भी आप जानते हैं आपकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। अगर आप यहाँ से इस्तीफ़ा देंगे तो क्या खुशी खुशी पाकिस्तान चले जाएंगे? मैं आपको सारी ज़िंदगी यहाँ की जेल में ज़िंदगी की भीख मांगते रहेंगे। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। सलार बहुत बेबस होकर वहाँ से निकल आया। सलार ब्रांच के बाद साइड पर आया। कुछ नई मशीनरी आई थी वही देखने के लिए वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था सब लोग खड़े हो रहे थे लेकिन एक टेबल के पास से गुजरते वो ठटक कर रुक गया। वो यशाल थी जो दूसरी तरफ मुड़कर कोई फाइल को देख रही थी। सलार ने इसे यहाँ लेबर पर रखा था और काम भी बहुत मुश्किल था। वो चलता हुआ विशाल के पास है। मिस क्या कर रही हैं आप यहाँ? जी वो मुझे भी नज़र आ रहा है। क्या काम कर रही हैं? जी ये
स्क्रू स्क्रू टाइट कर रही हूँ। मिस मेडी आप आएँ यहाँ, ये स्क्रू टाइट करें। वो आई और 1 मिनट में वो काम करके चली गई। यशाल ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। आपका क्या नाम है? जी यशाल। ओके अमर, मिस यशाल को काम करना नहीं आता। अगर 1 हफ्ते में उन्होंने काम ना सीखा तो उन्हें फायर कर दिया। यशाल हैरान थी कि ये क्या चीज़ है। वो ये जॉब खोना नहीं चाहती थी। निधि से इसे पता चल गया था कि सलार को अब बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, इसलिए वो सलार पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। विशाल घर पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी। एक तो सारा इतना सख्त काम और ऊपर से नौकरी से निकाले जाने का खौफ। वो थकन और परेशानी की मिली-जुली कैफियत में मुब्तला थी। सलार ने इसका चेहरा देखते ही पूछ लिया, क्या हुआ आयशे? आज बहुत थकी हुई लग रही है। कुछ नहीं, थकी हुई तो नहीं हूँ। अच्छा, इसने कुछ सोचा और फिर बोला, तुम काम क्या करती हो वहाँ? काम? वो कुछ देर खामोशी भी सलार के देखने पर बोली, काम वही जो यहाँ करती थी। सलार ने मुतमिन होकर सर इस बात में ला दिया, भैया कल संडे है, कल मैं निधि लोगों के साथ फाना फोर स्ट्रीट जाऊंगी। आप चलेंगे? नहीं आप लोग जाना। नहीं आप लोग जाना है, मुझे कुछ काम है। ओके। वो चारों इस वक्त गहरी सोच में डूबे हुए थे। यशाली ने अपने काम की नोयत और बॉस के रवैये के बारे में बताया था। तुम रिजाइन कर दो। हसन इसे मशा दिया, नहीं छोड़ सकती। तुम इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो। निधि ने अपना नादर मशा दिया, ये लो जी, इनकी सुनो। तुम तो ना ही बोलो। इसे जवाब गुरप्रीत ने दिया था और यशाल गुरप्रीत से इत्तेफाक करती थी। अच्छा छोड़ो आप लोग इन बातों को, चलो कुछ और बात करते हैं। मैंने अपने साथ आप लोगों को भी परेशान कर दिया। हसन इंडिया जा रहा है, निधि ने बताया। अच्छा कब जा रहे हो? जुम्मे को। तुम्हारी बहन की शादी है ना, इसने इस बात में सर हिलाया। हसन गौर से यशाल को देख रहा था। निधि जो कि हसन के बराबर बैठी हुई थी, हसन को चुटकी काटी। हसन ने इसे सवाली नज़रों से देखा। यशाल और गुरप्रीत इस वक्त इंडिया में और एक किसान एहतजाज के बारे में बात कर रहे थे। निधि ने आस्था आवाज़ में हसन को कहा, लगता है कि इंडिया तो जा रहे हो लेकिन दिल यहीं छोड़ जा रहे हो। हसन ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। इसकी डार्क ब्राउन आंखों में जुगनू से चमकती। यशाल, निधि ने यशाल को पुकारा तो वो गुरप्रीत दोनों इसकी तरफ मतवज्जो है। यशाल, हसन कह रहा है कि इसकी इतनी सी बात पे ही हसन का सांस रुक गया और वो जोर से खांसने लगा। गुरप्रीत ने जल्दी से इसे पानी दिया। हसन ने पानी पीते हुए निधि को आंखों से मना किया। निधि की बात दरमियान में रह गई। सलार यशाल के जाने के बाद इस दिन वाले होटल में आए। इसने रिसेप्शन पर मौजूद आदमी से इस दिन टकराने वाले आदमी का हुलिया बताकर इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। थोड़ी देर वो वहां बैठा रहा। जब जाने के लिए मुड़ा तो उसने अपने पीछे वाले टेबल पर एक आदमी को मुंह के आगे टोपी रखे बैठा हुआ देखा और सलार होटल से बाहर थोड़ा सा आगे जाकर एक गाड़ी की ओट में होकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर के बाद इसने मतलूबा आदमी को बाहर निकलते हुए देखा। वो आदमी बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहा था। थोड़ा सा आगे जाकर वह दर्द की ओट में हो गया। वहां से वो सलार को नजर नहीं आ रहा था। सलार अभी सोच ही रहा था कि अब वो क्या करेगा। इसने इस आदमी को दर्द की ओर से निकल कर आगे बढ़ते देखा। जब वो थोड़ा आगे बढ़ गया तो सलार भी गाड़ी की ओर से निकल आया और अपने और इस आदमी के दरमियान थोड़ा फासला रखकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाकर वो दाएं तरफ मुड़ गया। दाएं तरफ एक ज़ेर तमीर इमारत थी, वो इसके अंदर चला गया। सलार भी इसके पीछे अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर जाके से वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। इसे दूसरी मंजिल पर थोड़ी रोशनी नजर आई। वो एहतियात से आगे बढ़ने लगा। वो दूसरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच कर इसने झांक कर देखा, लेकिन वो हैरान रह गया। वहाँ कोई भी नहीं था। सलार इधर देखने लगा, लेकिन इसे कहीं कोई नजर नहीं आया। अब इसे इस जगह से अजीब खौफ सा महसूस हुआ। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी किसी ने इसकी कनपट्टी पर पिस्टल रखी। सलार समझ गया इसे फंसाया गया है। सलार हाथ ऊपर उठाकर इस शख्स की तरफ मुड़ा तो देखकर हैरान रह गया। वो कोई और नहीं, अहमद था। तुम सलार के मुंह से हैरत से बस इतना ही निकला। हाँ मैं जानता था कि तुम मुझ तक पहुंच जाओगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें खुद ही तुम्हारी खुद ही खादा तवाज़ा के लिए ले आऊं। तुमने ये सब किया और फंसाया मुझे मुझे तुमने ये सब किया और फंसा मुझे दिया। खाली इमारत में इसका कहकर गूंजा था। तुम जैसे बेवकूफ़ों को मैं नौकरी पर रखता ही इसलिए हूँ। तुम कोई पहले शख्स तो नहीं हो। तुमसे पहले भी बहुत आए, लेकिन तुम पहले शख्स हो जिसे रोनी ने छोड़ दिया, वरना बाकी सब तो जेल में चक्की पीस रहे हैं। मेरे पास ज़्यादा बातों का वक्त नहीं है। अब तुम कलमा पढ़ लो। से अपने पिस्टल का रुख सलार की तरफ किया और पिस्टल पर दबाव डाला, लेकिन इससे पहले एक ही लात अहमद के हाथ पर पड़ी और इसके हाथ से पिस्टल दूर जा गिरा। अहमद आने वाले को देखा तो उसका सांस रुक गया और वो रोनी था। रोनी देखो, ये यहाँ आज फिर किसी से मिलने आया था। मैंने इसे यहाँ पैसे लेते पकड़ लिया तो ये मजामत करने लगा। अच्छा फिर तो मैं खुद इससे साफ चुकता करता हूँ। रोनी ने लफ्ज़ चबा चबा कर बोले और सलार की तरफ देखकर मुस्कुराया। सलार ने इसे जवाबन एक मुस्कुराहट पास की और हाथ झाड़ता हुआ जाकर रोनी के साथ खड़ा हो गया। मिस्टर अहमद, इस बार नहीं, इस बार आप हमारे जाल में फंसे हैं। अहमद का हैरत से मुंह खुल गया। जानना चाहोगे कैसे? जाने से पहले इनसे मिलो। ये हैं
हीरा बेस्ट फ्रेंड सलार हयात, और इस बार उन्होंने मेरी मदद की तुम जैसे गिद्ध को पकड़ने के लिए। सलार कुछ लोग हयात नहीं वाह हयात होते हैं और ता हयात होते हैं। ये बात उन्होंने सलार के कंधे पर हाथ रखते हुए कही। मुझे तो तुम पर काफ़ी अरसे से शक था। इस बार मैंने भी प्लानिंग कर ली तुम्हें पकड़ने की। और हाँ, तुम्हारा साथी वो नीचे रस्सियों में जकड़ा पड़ा है और थोड़ी देर में यहाँ पुलिस भी आती होगी। ये काम तो हम 2-3 दिन पहले ही कर लेते, लेकिन सलार की बहन की वजह से रह गया। मैं इस दिन सलार के घर भी इसलिए गया था जब तुम अंदर नहीं गए थे, क्योंकि तुम तो मुतमिन थे ना कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। सलार यार शुक्रिया, बहुत बहुत नहीं यार, शुक्रिया की क्या बात है यार, मेरी वजह से तुम्हारे घर में भी सब परेशान हुए हैं। अच्छा, कल माशा के फ्लैट पर आना, वहाँ माद की बर्थडे है, इसलिए तुम्हें भी इनवाइट किया है और अपनी बहन को भी लाना। चलो सही है, फिर कल मिलते हैं, ओके गुड नाइट। रोनी तो मात की सालगिरह के किसी होटल में मुनक़िद करना चाहता है, लेकिन माशा नहीं मानी। देखो रोनी, ज़्यादा किसी को तो बुलाना नहीं है, वैसे भी अफान इन चीज़ों के हक़ में नहीं है, लेकिन बस मैं अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ। जो खर्चा होटल में होगा इतने पैसे में हम चैरिटी कर देंगे। अच्छा बताओ, तुमने सलार को इन्वाइट किया है? रोनी ने इस बात में सर हिलाया। चलो फिर आ जाओ, केक तुम बेक करोगे जैसे आप कहे मैडम। माशा के मना करने के बावजूद रोनी ने डेकोरेशन भी करवाई थी और बाहर से केक भी मंगवाया था। सलार जब यशाल के साथ वहाँ पहुंचा तो रोनी माशा के साथ किचन में मसरूफ़ था, जबकि अफान मगाद को ड्रेस चेंज करवा रहा था। वो सलार के साथ बहुत तपाक से मिला। किचन से रोनी को निकलते देखकर यशाल चूंकि क्योंकि सलार ने इसे रोनी के बारे में नहीं बताया था। रोनी भी यशाल को देखकर ठटक गया। काले रंग का कोट, साथ में काली जीन्स, शानों तक आते खुले बाल, हल्का सा मेकअप, अब वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो सलार के पास आए से बगलगीर होकर वापस मुड़ गया। यशाल को वो बहुत बुरा लगा, अकड़ू कहीं का ना हो तो। यशाल ने दिल ही दिल में से बहुत सी बातें सुनाई। माशा और रोनी ने सब कुछ टेबल पर सेट किया और फिर माशा और अफान ने अपने बेटे को उठाकर केक कटवाए, लेकिन माद और रोनी की तरफ भाग रहा था। तंग होकर माशा और अफान ने अपने बेटे को रोनी को ही दे दिया और वो भी इसके पास जाते ही खिलखिला कर हंस दिए। इसके बाद सॉरी केक के बाद खाने का दौर चला। खाना खाते हुए रोनी और यशाल साथ साथ बैठे हुए थे। यशाल बेदिली से खाना खा रही थी। अफान, सलार और माशा पुरानी बातें कर रहे थे। रोनी और सलार की दोस्ती बहुत पुरानी थी और वो दोनों 9th क्लास से साथ पढ़ते आ रहे थे और इसके बाद फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी साथ रहे थे। इन लोगों की बातों से पता चल रहा था कि वो रोनी के घर भी आता जाता रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो माशा और अफान से बात कर रहा था, इससे तो ऐसा ही लग रहा था कि रोनी ने यशाल को खाली पेट में चमचा चलाते देखा तो बिरयानी की डिश इसके आगे रख दी। यशाल ने चौंक इसकी तरफ देखा तो उसे शुक्रिया कहा, लेकिन वो इसके मुंह में ही रह गया, क्योंकि वो दूसरी तरफ मौजूद सलार से बातों में मसरूफ़ हो चुका था। अजीब बंदा है वो, मुंह में बड़बड़ा। इसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊंची थी जो रोनी की समातों तक पहुंच चुकी थी। इसने मुड़कर से घूरना चाहा, लेकिन अब तिलमिलाने की बारी रोनी की थी, क्योंकि वो अपनी प्लेट की तरफ मतवज्जो हो चुकी थी। अब माशा यशाल की तरफ मतवज्जो हुई। माशा, यशाल क्या कर रही हो आप? जी कुछ नहीं, बस जॉब कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, कहाँ कर रही हो जॉब? आप अब की बार यशाल गड़बड़ा गई। जी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। अच्छी बात है जी। रात देर से जब वो घर के लिए निकले तो इनके साथ ही रोनी भी निकला और वो सलार और यशाल को ड्रॉप करके आगे बढ़ गया। भैया, ये तो बहुत अमीर आदमी है, आपकी और इसकी दोस्ती कैसे होगी? बहुत पुरानी दोस्ती है यशी। अच्छा वैसे ये है बहुत मगरूर सा बंदा। नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम्हें क्यों ऐसा लगा? बस वैसे ही कह रही हूँ, तुमसे नहीं मिला इसलिए कह रही हो। वो लड़कियों से ज़रा दूर ही रहता है। दूसरे दिन यशाल सलार के साथ ही काम पर निकली। वो नहीं जानती थी कि सलार भी अब वो वापस वही पे ही काम करेगा। सलार इसे साथ लेकर रोनी के ऑफिस में दाखिल हुआ। यशाल इसका ऑफिस देखकर हैरान रहेगी। बहुत ही कुशीदा कीमती सामान से रास्ता, इसकी सरबराही कुर्सी के पीछे बहुत ही ग्रेसफुल सी औरत की तस्वीर लगी थी रोनी के साथ। इस वक्त सलार और रोनी का मुश्तरका दोस्त साद मौजूद थे। साद की इन दोनों की तरफ पुश्त थी। सलार के सलाम करने पर वो तेजी से मुड़ा और सलार से बहुत गर्मजोशी के साथ बलगीर हुआ। सलार से गले मिलते हुए इसकी नज़र सलार के पीछे खड़ी यशाल पर पड़ी। वो थोड़ी देर से देखता रह गया। सलार से अलग होकर इसने यशाल की तरफ सवाल नज़रों से देखा। सलार ने इसका तारुफ करवाया तो साद ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। यशाल ने थोड़ा तामुल से हाथ आगे बढ़ाया और जल्दी से वापस खींच लिया। इन दोनों के हाथ मिलाने पर रोनी अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया। यशाल भी वहीं एक तरफ सोफे पर बैठ गई। रोनी ने देखा कि साथ बहाने बहाने से इसकी तरफ देख रहा था जिस तरफ यशाल बैठी थी। आखिर रोनी का सब्र जवाब दे गया, मिस यशाल आप बाहर मेरी सेक्रेटरी के पास जाएं, वो आपको आपका काम समझा देगी। यशाल ने सलार की तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखा और बाहर निकल गई। रोनी को इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। यशाल ने बाहर निकल कर शुक्रिया किया। इसे वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। इसने दिली दिल में रोनी का भी शुक्रिया अदा किया। आज यशाल ने ऑफिस से छुट्टी की थी। इसे तो इसे निधि की कॉल आई कि आज वो भी नहीं गई, तो यशाल ने निधि को घर पर ही बुला लिया। वो निधि के लिए कॉफ़ी बना रही थी। निधि ने एक इंडियन न्यूज़ चैनल लगाया जहाँ पर किसान एहतजाज के बारे में बताया जा रहा था। यशाल कॉफ़ी लेकर आई तो निधि ने
चैनल चेंज कर दिए। निधि यार ये आप लोगों का क्या किस्सा है, ये क्या हो रहा है किसानों के साथ, और ये आप लोग संग्रयाना के पीछे क्यों पड़े हुए हो? बस यार मुझे नहीं पता, कोई बिल पेश किया गया है रजिया सभा में जो कि किसान कहते हैं कि हमारे हक के खिलाफ है, लेकिन कोई नहीं यार ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? 2 माह तो गुजर चुके हैं। नहीं अभी कुछ प्रोग्रेस हुई है। इसने टालने वाली बात की। तभी टीवी चलने चलने वाली न्यूज़ पर इसने चौंक कर देखा और बोली यशाल आज वुमेन डे है ना, ये तुम लोगों के हाँ क्या चल रहा है? औरतें क्यों बाहर निकल आई हैं और ये क्या कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी? यार हमारे यहाँ भी औरतों को बहुत आज़ादी हासिल है। अब तो सारी ज़िंदगी गरम गुरूम हो चुकी हैं। आप लोगों भी गुरूम हो जाओ, औरतों को इनके हकूक दो। औरतों को पहनने ओढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। आप बाय फोर्स किसी को बुर्का नहीं उड़ा सकते। निधि ने अपनी बात खत्म की तो यशाल ने गहरा सांस लिया। निधि हमारे दीन ने आज से 1400 साल पहले जो आज़ादी और हकूक दिए ना, इस वक़्त की औरत तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जहाँ तक इन औरतों का ताल्लुक है जो तुम्हें स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये हमारे माशरे की 5% औरतों की नुमाइंदगी भी नहीं करती। हमारी औरत घर के अंदर महफूज है। तो मुझे बताओ, तुम कहती हो ना कि हिंदुस्तान में औरतों को पहनने ओढ़ने की आज़ादी है, सिर्फ आप लोगों के पहनाव की वजह से रोज़ कितने रेप केस होते हैं। इंडिया में इस वक्त रेप होने वाले ममालिक में कहाँ खड़ा है इस वक्त? बात ये नहीं है कि औरत को आज़ादी पहनने ओढ़ने की दी जाए। अगर तुम पाकिस्तान की 90% ख़वातीन से पूछो तो वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। मर्द मर्द इसे औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। अगर औरत मर्द के बगैर चल सकती तो कितनी औरतें हैं औरत जो ये ना रोती हैं कि काश इनका भी कोई भाई होता। हमारे माशरे में देखा है एक भाई 9-9 और 10-10 बहनों की कफ़ालत करता है, इनकी शादी करता है और फिर इसके बाद भी इनके लिए मेके का मान भी होता है। क्या मर्द औरत बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मर्द औरत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। तुम अपनी बात तो करो, तुमसे छोटी तुम्हारी 4 बहनें हैं। अगर तुमसे छोटा कोई भाई होता तो वो आज तुम्हें अकेले इतनी दूर आने देता? कभी नहीं, बल्कि खुद सख्ती झेलता, लेकिन तुम पर आँच भी नहीं आने देता। यहाँ औरतों से इत्तेफ़ाक नहीं करती जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मेरी क्या मर्ज़ी, जो भी है मेरे खुदा की मर्ज़ी। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में, रंग इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ो दुरू। अपने घर का काम करना, अपने बच्चों के काम करने से आप नौकर नहीं बन जाते। ये काम करने से तो दिल को सुकून मिलता है। मैं रब ने आपको इतना बड़ा मुकाम दिया है तो आपको और क्या चाहिए? आपके कदमों के नीचे जन्नत रख दी है। निधि लाजवाब का विशाल के पास से उठकर आई और बहुत से नए सवालों ने भी जन्म लिया था इसके दिमाग में। से लग रहा था कि वो इन दोनों बहन भाइयों से बहुत मुतासिर हो रही है। सलार का यशाल का ख्याल रखना, यशाल का कोई काम भी करने से पहले सलार को बताना कि नमाज के वक्त जितना भी ज़रूरी काम कर रहे हों उठकर नमाज पढ़ना। एक बार यशाल ने निधि के सामने नमाज पढ़ी तो निधि पे बहुत ही अजीब कैफियत आ रही होगी। वो लोग जब भी कसीनो जाते थे तो यशाल को भी साथ ले जाना चाहते थे। वो जब यशाल से कहते कि वो सलार से इजाज़त लेगी तो सख्ती से मना कर दिया। कहा अगर आज के बाद हमने इसे कोई ऐसी ऑफ़र की तो वो इसका और हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। वो बहुत उलझी हुई वहाँ से घर पहुँची। घर पहुँचकर इसे और बेचैनी ने घेर लिया। रोनी की सेक्रेटरी मिकी एक चाइनीज़ थी और बहुत से चाइनीज़ के बरक्स बहुत रवानी से अंग्रेज़ी बोलती थी। जब इसे पता चला कि वो पाकिस्तान से है तो इसका यशाल के साथ लगाव भी कुछ ज़्यादा हो गया। वो रोनी की बहुत तारीफ़ें करती थी जबकि यशाल हैरानगी से इसकी बातें सुन रही थी। तुम इसकी इतनी तारीफ़ें करी हो, वो मुझे बहुत मगरूर सा बंदा लगता है, अपने अलावा किसी को कुछ समझता ही नहीं है। यशाल की दरवाजे की तरफ पीठ थी। वो अपने पीछे खड़े रोनी को नहीं देख सकी। मिकी की इशारा करने पर इसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। रोनी आगे आया, यशाल के पास से गुजरकर मैकी के पास रुका, से कुछ हदायत देकर अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मिसेस यशाल आप मेरे ऑफिस में आइए। यशाल की मानो तो जान ही निकल गई थी। मिकी आज मेरा इस ऑफिस में मेरे ख्याल में आखिरी दिन है। मिकी इसकी हालत पर अपनी मुस्कुराहट छुपा के यशाल दस्तक देकर इसके ऑफिस में दाखिल हुई। यशाल अपनी मतवक्का डांट के बारे में सोचते हुए मुनासिब अल्फाज से सोचने लगी कि इसे अपना दफ़ा में कहने के लिए। वो अंदर दाखिल हुई तो रोनी ने गहरी नज़र शाल पर डाली जो खुले बालों में गले में स्कार्फ डाले, लॉन्ग कोट साथ जीन्स पहने बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन रोनी को इसकी ड्रेसिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसे तो खुद को छुपाए हुए लड़कियां अच्छी लगती थी। इसने अपना सर झटका। वो भी क्या सोच रहा है? यशाल सर झुकाए खड़ी थी मुतवक्को झाड़ खाने के लिए। तभी से आवाज़ आई, मिसेस यशाल ये फाइल लेकर जाए और 1 घंटा है आपके पास इसे पढ़ने के लिए और अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर ले। आप मेरे साथ चल रही हैं मीटिंग में। यशाल ने मरता क्या ना करता के लिए
बढ़ता कहना करते के मुताबिक उठकर वो फाइल उठाई और बाहर निकल आई। अपने कैबिन में आकर उसने सुख के सांस ली, लेकिन अब एक नई परेशानी भी घिर चुकी थी कि वो 1 घंटे में कैसे ये करेगी। ठीक 1 घंटे बाद इसे रोनी का बुलावा आ गया था। वो अपना बैग और कंपनी की तरफ से मिला लैपटॉप उठाकर तैयार हो गई। रोनी इसके पास आकर बस एक पल के लिए रुका, चले और आगे बढ़ गया। यशाल को इस तक पहुंचने के लिए भागना पड़ रहा था। वो लंबे लंबे डग भरता बहुत आगे निकल गया था। पार्किंग में पहुंचकर वो गाड़ी के पास रुक इसने घड़ी पर एक नजर डाली, दूसरी नजर भागती हुई आती यशाल पर। जब वो पास पहुंची तो उसने इसके लिए दरवाजा खोला, इसको बैठाकर दूसरी साइड से आकर खुद बैठा और ड्राइवर को चलने के लिए बोला। गाड़ी के चलने के बाद वो यशाल की तरफ मुतवज्जो हुआ और इसे प्रेजेंटेशन में के मेन पॉइंट बताने के लिए बोला। इसके साथ बैठकर यशाल ने जो पॉइंट्स नोट किए थे वो भी भूल गई। रोनी मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। आधे घंटे के बाद गाड़ी एक ऑफिस के सामने रुकी। रोनी के साथ यशाल भी उतर आई। वो दोनों लिफ्ट के तरफ बढ़ गए। लिफ्ट में दाखिल होकर रोनी ने इससे फ्लोर नंबर बताया तो यशाल ने बटन पुश कर दिया। लिफ्ट एक झटके के साथ चली और अगले ही मिनट रुक भी गई। वो दोनों लिफ्ट से बाहर आकर बाईं तरफ मुड़ गए। यशाल ने नोट किया कि इस बार इसकी रफ्तार कम थी, वो इसके साथ साथ चल रही थी। इस कंपनी के अहदेदारान ने इसका इस्तकबाल किया। रोनी का वही अकड़ू सा अंदाज नोट किया। सबसे मिलते और बात करते हुए एक खास किस्म का फासा रखा हुआ था। मीटिंग रूम में वो ज़्यादातर खामोश ही रहा और बाकी लोग बोलते रहे। सबकी बातें सुनने के बाद इसने बोलना शुरू किया और चंद एक ज़रूरी बातों के बाद यशाल ने फाइल लेकर खुद ही हर प्रोजेक्ट के पास गया और 2-4 स्लाइड चलाकर और चंद पॉइंट बताने के बाद वो आकर अपनी सीट पर बैठ गया। मीटिंग कामयाब रही और वापसी में यशाल खामोश रही। इसे लगा वो इसकी खूब इंसल्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इसे ड्रॉप करके आगे बढ़ गया। रोनी का आज घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए वो माशा की तरफ चला आया और दरवाज़ा खोलने पर माशा ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। तुम्हें आज खुद से कैसे हमारी याद आ गई? माशा ने पहला सवाल यही किया। रोनी सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफाक किया और आगे बढ़कर माशा के बेटे को बाहों में भर लिया और इसके साथ खेलने लगा। वो भी इसे देखकर जोरों से हंसने लगा और अपनी तोतली ज़बान में मामा कहने लगा। माशा किचन की तरफ बढ़ गई, जहाँ फ़ान आज मंचूरियन बना रहा था। माशा इसकी हेल्पर के तौर पर काम कर रही थी और वो इसके बेटे को लेकर लॉन्च में ही बैठ गया। फ़ान ने मसरूफ़ से अंदाज में वहाँ से रोनी से हेलो हाई की। माशा फ़ान को वापस आने का कहकर आकर रोनी के साथ बैठ गई। रोनी कैसी है वो? मुझे क्या पता। वो जल्दी वो बोल गया और फिर जल्दी से बात बदल गया कि किसकी बात कर रही हो तुम? इसकी जिसकी तुम समझ रहे हो। वो चुप हो गया। रोनी, मैं जानती हूँ, जब एक बार मैं और तुम सलार के घर गए थे, वापस जब हम जा रहे थे, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी वो कॉलेज से आई थी और मैंने तुम्हारी आंखों में इसके लिए, चलो तब वो छोटी थी, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई। इसकी स्टडीज़ भी अब मुकम्मल हो चुकी है। अगर तुम कहो तो मैं सलार से बात करूँ? नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ वक्त चाहिए और शायद इसे भी वो मेरे बारे में बहुत बदगुमान है। इसके ख्याल में मैं बहुत मगरूर हूँ। अच्छा कहो तो मैं इसे बता दूँ कि मेरा भाई जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लापरवाही दिखाता है, असल में इसका सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ पर होता है। तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं जानने लगी। बहन किसकी हूँ? भाई की तरह जासूसी करने की आदत हो गई है। तुम कुछ ज़्यादा ही जान गई हो। जी हाँ, मेरी दोस्त की बहन यशाल के कॉलेज में ही पढ़ती थी। वो इसने बताया था कि वो अक्सर तुम्हारी गाड़ी कॉलेज के बाहर देखती थी। वो जो तुम्हें अकड़ू समझती, अगर इसे पता चल जाए कि तुम तो इसकी मोहब्बत में पागल हो, तो फिर इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आपकी बार रोनी मुस्कुरा दिया। यशाल घर पहुंची तो सलार खाना बना चुका था। भैया आप कहाँ चले गए थे? यशी, मैं रोनी की कंपनी की एक ब्रांच का हेड हूँ, जैसे अफान है। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे रोनी ने बताया था कि तुम इसके साथ किसी मीटिंग में जा रही हो, तो वो तुम्हें खुद ही छोड़ देगा। मुबारक हो, तुम्हारी पहली प्रेजेंटेशन कामयाब रही। आपको किसने बताया? यशाल ने हैरानगी से पूछा। रोनी को कॉल की थी मैंने, मीटिंग के बाद इसने नहीं बताया। अच्छा। यशाल उलझी हुई। ये शाल सुबह से बहुत मसरूफ़ थी। इसे सुबह-सुबह मिकी ने बहुत सारी फाइल्स दी और इसे सारा दिन सर उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं हुई। 4 बजे मिकी इसके पास आई तो ये शाल ने इससे पूछा, कहाँ थी तुम? सुबह से मैं मीटिंग रूम में थी। जिन क्लाइंट के साथ कल मीटिंग थी ना, वही आज आए हुए थे ना। विशाल ने शुक्रिया अदा किया कि इसे नहीं बुलाया। वो पहले ही बहुत शर्मिंदा थी और इसकी पूरी कोशिश थी कि इसका रोनी से आमना सामना ना हो। ऑफिस टाइम ख़त्म होते ही यशाल ने सलार को कॉल की। भैया मुझे साथ लेकर चलना। यशी, मैं ड्राइवर को कहता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। कितनी देर लगेगी? मैं बताता हूँ दोबारा कॉल करके। थोड़ी देर के बाद सलार की कॉल आ गई। यशी, तुम जाओ पार्किंग में। ओके। यशाल ने सलार की पूरी बात सुनी ही नहीं और कॉल काट कर अपना बैग उठाया और चल दी। इसकी बस कोशिश थी कि वो किसी तरह आज रोनी से इसका आमना सामना ना हो।
वो नीचे आई तो आगे ड्राइवर खड़ा था। मैम ये शाल, ड्राइवर ने सवालिया अंदाज में पूछा। ये शाल इसके पीछे चल पड़ी और अपने मोबाइल में मसरूफ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी थोड़ा सा आगे गई तो ये शाल को याद आया कि इसे घर के लिए कुछ सामान लेना था। इसने ड्राइवर को कहा कि आगे कोई हलाल फूड शॉप दिखे तो गाड़ी रोकना। बात करते करते विशाल ने सर ऊपर उठाया तो अपने साथ बैठे रोनी को देखकर डर गई। इसने जोरदार चीख मारी कि ड्राइवर ने भी इसी जगह पर गाड़ी रोक दी। रोनी ने भी हैरान होकर इसे देखा और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को के लिए बोला, मिसेस विशाल ये क्या बच्चों वाली हरकतें ख़त्म करें, ये क्या बच्चों वाली हरकतें थी, ख़त्म करें। नहीं मैं डर गई थी, वो सलार भैया ने कहा था कि ड्राइवर है तो मैंने सोचा सिर्फ ड्राइवर ही होगा। मिस विशाल सलार हर जगह आपके साथ नहीं होगा, खुद को बदले। कोई बात नहीं, मैं शोहर भी सलार भैया जैसा ही ढूंढूंगी। जल्दी में इसके मुंह से निकल गया। जब समझ आई तो अपनी ज़बान तांदो तले दबा ली। सलार और रोनी इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी वहाँ हसन आ गया। सलार से मिलकर वो रोनी की तरफ मतवज्जो हुआ। रोनी ये हसन है और हसन ये जी, इनको नहीं जानता, इनको कौन नहीं जानता। रोनी ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने हसन को भी ज्वाइन करने के लिए बोला। और हसन कब वापस आए? मुझे एक हफ्ता हो गया आए हुए। अच्छा सलार भैया मैं आपसे काफ़ी दिनों से मिलना चाहता था, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हसन ने सलार को मुखातिब करते हुए कहा। जी बोले हसन, मैं सुन रहा हूँ। और मुझे इसने रोनी की तरफ देखा। और सलार भैया मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ओके सलार मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। रोनी ने फ़ौरन से पहले जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अरे तुम कहाँ चल दिए? बैठो यहाँ, साथ ही चलते हैं। नहीं यार मैं चलता, तुम दोनों बात कर लो। अच्छा इसलिए जा रहे हो, बैठो यहाँ। सलार ने साथ इसे खींच कर चेयर पर बढ़ा दिया। हसन बात शुरू करो, रोनी मेरे लिए भाइयों की तरह है, तुम बोलो। सलार भैया हसन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इससे तो बात करनी थी। मेरी अम्मी आना चाहती हैं यहाँ आपसे मिलने, मुझसे मिलने क्यों? सलार कुछ समझ तो गया था, लेकिन वो हसन के मुँह से सुनना चाहता था। सलार ने इसे और मुश्किल में डाल दिया था। सलार भैया वो मेरे लिए आपसे यशाल का हाथ मांगना चाहती है मेरी ख्वाहिश पर। सलार थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। रोनी इसका बस नहीं चल रहा था कि वो हसन को अभी की अभी यहाँ से उठाकर कहीं फेंक दी। इसने दोनों मुठ्ठियाँ बिछी हुई थी और बज़ाहिर इनकी बातों से लापरवाह नजर आने की पूरी कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर के बाद सलार बोला, हसन तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं यशाल को इतनी दूर कभी नहीं तुम ये शाल को इतनी दूर कभी नहीं तुम अपने मुल्क की किसी लड़की से सॉरी यहाँ पर जुमला कंप्लीट नहीं है। ये शाल को इतनी दूर कभी नहीं भेजूंगा। तुम अपने मुल्क की किसी लड़की से शादी कर लो, और कोई मुल्क होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन हमारे और आपके मुल्क के ताल्लुकात आए रोज़ ख़राब होते रहते हैं, फिर आने जाने में भी मुश्किल होती है। इसलिए मेरी तरफ से ना है, प्लीज़ ऐसा मत कहें। मैं ये शाल को इंडिया कभी नहीं लेकर जाऊँगा, हम यहीं रहेंगे। हसन ने बहुत उलझन से कहा। वो किसी भी तरह सलार को मनाना चाहता था। इसी दौरान रोनी ने सलार से इजाज़त चाहिए और आगे बढ़ गया। सलार ने इस बार इसे नहीं रोका क्योंकि वो खुद उलझ गया था। रोनी ने बाहर निकलकर सबसे पहले सिगरेट जलाई और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश की और गाड़ी में बैठ गया। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठा सलार कुछ उलझन का शिकार था। इसने इस बार फिर से कहना शुरू किया, देखो हसन वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता। तुम यहाँ तब तक ही जॉब कर सकते हो जब तक तुम्हें तुम्हारी कंपनी वीज़ा दे रही है, फिर इसके बाद तुम वापस अपने मुल्क लौट जाओगे। शादी सिर्फ लड़की और लड़के के दरमियान में नहीं होती, बल्कि दो खानदानों के दरमियान में होती है। तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो, तुम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। हसन सलार की बात पर खामोश हो गया। तवील खामोशी के बाद बस इतना बोला, आप अगर एक बार यशाल से पूछ लें तो। इसकी बात पर सलार ने जल्दी से हसन की तरफ देखा। सलार को यशाल पर खुद से ज़्यादा यकीन था, लेकिन फिर भी हसन के कहने पर वो थोड़ी देर के लिए वहमी सा हो गया था और सोचने लगा, अगर यशाल ने कह दिया कि वो हसन से ही शादी करेगी तो वो क्या करेगा। वो किसी भी सूरज यशाल को इस अपने से दूर नहीं करना चाहता था। आखिर में इसने हसन की बात पर हथियार डालते हुए इस बात में सलाह ला दिया, मैं इससे बात करके तुम्हें जवाब दूंगा। हसन को भी थोड़ा हौसला हुआ। इसे पता था कि यशाल कभी भी इसके हक में फैसला नहीं देगी, लेकिन वो फिर भी एक उम्मीद के सहारे उठकर चला गया। इसके जाने के बाद भी सलार काफ़ी देर वहाँ बैठा यशाल के बारे में सोचता रहा। जूं जूं सोचता रहा वो परेशान होता जा रहा था। रोनी रश ड्राइविंग करते हुए घर पहुंचा। अपने कमरे में दाखिल होकर इसने अपना कोट उतार के साइड पर फेंका। टाई की नोट ढीली की और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। इसे लगा था कि यशाल को हासिल करना इसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आज इसे लग रहा था कि वो इसकी दस्तरस से बहुत दूर है। इसने अपना सर अपने हाथों पर गिरा लिया। फिर कुछ ख्याल आने पर मोबाइल पर नंबर में आने लगा। माशा सोई हुई थी, मोबाइल की रिंग इसकी आंखें खुली। इसने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इसने मोबाइल में रोनी की कॉल देखी तो जल्दी से कॉल रिसीव की। रोनी क्या हुआ, खैरियत है? तुमने इस वक्त तो कॉल की है, काफ़ी देर इसकी आवाज़ नहीं। माशा के हेलो हेलो कहने पर वो होश की दुनिया में वापस आया। माशा सुबह सबसे पहले सलार के घर जाना, यशाल का रिश्ता लेकर। माशा को इसकी आवाज़ भीगी हुई लगी। क्या हुआ है रेहान? कुछ नहीं,
माशा, इससे पहले कि वो किसी और की हो जाए तुम सलार से बात करो, ठीक है। इसके साथ ही रोनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सलार घर पहुंचा तो यशाल अभी तक जाग रही थी। सलार रेस्टोरेंट से एक फैसला करके उठा था कि यशाल ने सलार से खाने के बारे में पूछा। इसका जवाब सुनकर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। यशी सलार के पकाने पर कमरे के दरवाजे पर रुकी और मुड़कर सवाल अंदाज में सलार को देखने लगी। मेरे पास आकर बैठो। वो धीरे से चलती हुई आई, आकर सलार के साथ बैठ गई। सलार सोच रहा था कि बात का आगाज कैसे करे। यशाल मुंतज़िर नजरों से सलार की तरफ देख रही थी। सलार ने एक नज़र यशाल की तरफ देखा और बात शुरू करने के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढने लगा। यशाल, हसन कैसा लड़का है? जी बहुत अच्छा है, मेहनती, हर किसी की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जब आप शहर से बाहर गए हुए थे और आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा था तो वही मुझे रोनी सर के घर लेकर गया था। वैसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। यशाल के जवाब ने सलार के लिए फैसला करना आसान कर दिया था। इत्तलाई घंटी की आवाज़ पर सलार ने जाकर दरवाज़ा खोला तो अफान और माशा थे। सलार को इन्हें अपने घर देखकर खुशगवार एहसास हुआ। यार तुम लोग इतने सवेरे सवेरे, हमने सोचा तुम्हें आज चलकर सरप्राइज दे दें। सलार को दरवाजे पर ऐसे देख कर माशा ने झांक कर अंदर देखा और बोली, अंदर आने के लिए नहीं बोलोगे? सलार ने जल्दी से रास्ता दिया, आजो अंदर। वो दोनों अंदर आए तो सामने ही एक नौजवान बैठा हुआ था। इसे देख कर रुक गए। वो जल्दी से उठा, दोनों को एक साथ सलाम किया। वालेकुम सलाम। अरे आओ ना, तुम लोग बैठो प्लीज़। विशाल जल्दी से बाहर आओ, देखो कौन आया है। विशाल जल्दी से बाहर और माशा को देखो बहुत खुश, इसकी गोद से इसके बेटे को लेते हुए इन्हें बैठने को बोला। अरे माशा, इनसे मिलो, ये हसन है, ये शाल का फियोंसी। अफान और माशा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये शाल के लिए भी ये न्यूज़ नहीं थी। सलार ने हसन को सुबह सुबह इसलिए बुलाया था ताकि वो इससे पूछ सके कि वो जितनी जल्दी हो सके वो अपनी वालदा को बुला सकता है, बुला ले। वो जल्द से जल्द ये शाल के फ़र्ज़ निभाना चाहता था। सबसे पहले फ़ान ही इस झटके से बाहर आया था और इसने सलार को मुबारकबाद दी। रियान कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों की भीनी भीनी खुशबू उसके नथों से टकराई। वो इस खुशबू को अपने अंदर उतारता बेड की तरफ बढ़ा जहाँ इसकी ज़िंदगी थी। इसे विशाल का लहंगा हटाकर बैठना चाहता, वो परी खिस गई। रोनी की पेशानी पर सलवटें नमूदार हुई लेकिन वो सब्र कर गया। इसे विशाल का घूंघट उठाया तो सांस लेना भूल गया। वो इसकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसका हाथ पकड़ना चाहता और विशाल ने अपना हाथ खींच लिया। रोनी इसके पास से उठा और बोला, चेंज कर लो। ये कहकर वो बालकोनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी में ठंडी हवा ने इसका इस्तकबाल किया। इसने एक सिगरेट सुलगाया और लंबे लंबे कश लेने लगा। इसके होंठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। इसका मोबाइल रिंग हुआ। इसने स्क्रीन पर नंबर देखा और फ़ोन कहाँ से लगा। दूसरी साइड की बात सुनकर बोला, छोड़ दो इसे। आज इससे के रवा रवा में एक सरशारी थी जिसने इसे जैसे शिद्दत से चाहा, इसे पा लिया। हसन थोड़ी देर बाहर से आवाज़ें सुनने की कोशिश करता रहा। जब काफ़ी देर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाज़ा खुला था। वो नहीं जानता था कि वो वहाँ कितनी देर से है। इसे होश है तो वो इस कमरे में था। पहले तो इसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि उठ सके। फिर 1 घंटे के बाद वो अपने हवासों में लौटा और अपने अंदर थोड़ी तवानाई महसूस की तो वो उठ खड़ा हुआ बाहर निकल के इसने देखा वो एक पोश इलाके में था लेकिन ये इलाका इसके घर और ये शाल के घर से बहुत दूर था। वो अपना बटुआ, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल सब कुछ खो चुका था। रात काफ़ी हो चुकी थी। इसने एक आदमी से मोबाइल लेकर ग्रिपित को कॉल की और आने छूटते ही कॉल छूटते ही पूछा, यार तू कहाँ है? हम कितना परेशान है, तू जानता है? हसन से बताया कि फ़लाँ जगह पर है और वो अपनी सारी चीज़ें खो चुका है। ग्रिपित ने इससे कहा कि वो टैक्सी करके आ जा। वो इसे सलार के घर के बाहर मिले। ठीक 1 घंटे के बाद वो इनसे आकर मिला। जो न्यूज़ इसे निधि ने इसे सुनाई, इसकी रही सी हिम्मत भी जाती रही। इससे यहाँ का पता चला कि ये रात भी गुजर चुकी है और इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बहा कर ले गई है। रियान को जब माशा ने बताया कि सलार हसन को ज़बान दे चुका है, अब तुम इसे भूल जाओ, रियान ने कुछ बोले बगैर कॉल बंद कर दी। वो इस वक्त बहुत तैश में था। अगर सलार इसका दोस्त ना होता तो इस वक्त विशाल को ले आता, लेकिन वो दोस्ती का भरम रखना चाहता था। इसने सबसे पहले कोशिश की कि हसन की वालदा को वीज़ा नहीं मिल सके। इसके लिए इसने अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए और वैसा ही हुआ जैसा वो चाहता था। इसका ख्याल था कि इस तरह करने से शादी कुछ अरसे के लिए रुक जाएगी, लेकिन ये इसकी खामख्याली थी क्योंकि हसन ने सलार को राज़ी कर लिया था कि वो लोग यहाँ शादी के बाद इंडिया चले जाएंगे और फिर वहाँ इनका वलीमा होगा। फिर इसने अगला प्लान तरतीब दिया। शादी वाले दिन जब हसन घर से अपनी मुख्तसर ही बारात जिसमें ग्रिपत, निधि और कुछ इससे इंडियन और पाकिस्तानी दोस्त थे, इनके साथ घर से निकला तो रास्ते में वो सिग्नल बंद होने पर फूल लेने के लिए गाड़ी से उतरा और ग्रिपत को गाड़ी थोड़ी आगे ले जाकर खड़ी करके आने के लिए कहा। लेकिन वो जब वापस जगह पर पहुंचा जहाँ इससे लेकिन वो वहाँ नहीं था। हसन जब वो मॉल के अंदर दाखिल होने लगा तो इसे किसी लड़के ने आके कहा कि आपको वहाँ आपके दोस्त बुला रहे हैं। हसन भी इसी तरफ चल पड़ा। वो जिस जगह पर पहुंचा सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वहाँ से इसके मुंह पर किसी ने कोई चीज़ रखी और फिर से कोई होश नहीं रहा। रोनी, माशा,
इसका बेटा और अफान के साथ होटल पहुंचे। सलार ने शादी का इंतज़ाम एक छोटे से होटल में किया था। इसने अपने बहुत से जाने वालों को भी बुलाया था। माजिया और इसका शोहर अमान भी पाकिस्तान आए हुए थे। रेयान एक साइड पर आकर बैठ गया। तभी माजिया और माशा यशाल को लेकर आए तो रेयान के लिए सब कुछ पस मंज़र में चला गया। रेड लहंगे में जिस पर गोल्डन नफीस मोती का काम हुआ था, इसके साथ भारी ज्वेलरी और मेकअप के साथ वो आज कोई परी लग रही थी। ये ड्रेस रेयान के कहने पर माशा ने गिफ्ट किया था विशाल को और इसरार किया था कि वो यही ड्रेस पहने। आज सब कुछ रेयान के प्लान के मुताबिक हुआ। गिरपित और निधि ने आकर हसन की गुमशुदगी के बारे में बताया और फिर इस वक्त माशा ने सलार के आगे रेयान का नाम रख दिया, जिसे थोड़ी बहस मुबाहिसे और सलार का रेयान से कन्फर्म करके इससे कोई इतराज़ तो नहीं के बाद कबूल कर लिया गया और अब वो विशाल के साथ अपने घर में मौजूद था। आगे का अगर किसी को पता चल भी गया तो इससे परवाह नहीं थी, वो सब से निपट लेगा, ये इसे यकीन था। वो सिगरेट ख़त्म करके वापस कमरे में आया तो देखा विशाल सुबह बैठी थी, इसे देखकर खड़ी हो गई। रेयान ने इसकी तरफ एक नज़र देखा। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? जी वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किस बात के लिए? आपने जो आज सब कुछ किया इसके लिए। तुम ये शुक्रिया किसी और तरह भी अदा कर सकती है। इसकी बात पर विशाल परेशान हो गई। इसे रेयान से इस बेबाक गुफ्तगू की उम्मीद नहीं थी। अब विशाल के पास कोई जवाब नहीं था। रेयान थोड़ी देर इसकी जवाब का इंतजार करता रहा और फिर बोला सो जाओ, ये कहकर वो कमरे से निकल गया। हसन सलार के फ्लैट पर पहुंचा। इससे अपने साथ हुए सारे वाक़े की तफसील बताई तो सलार का सबसे पहला शक रेयान पर ही गया और हसन ने भी यही कहा कि इसे रेयान पर ही शक है, क्योंकि कोई और यहाँ ऐसा प्लान नहीं बना सकता। और सलार रेयान के इन प्लान्स के बारे में अच्छी तरह जानता था। वो दोनों अपनी सोचों में अगर थे। तभी वहाँ रेयान पहुंचा और बोलो जो तुम दोनों सोच रहे हो वो सही है, ये सब मैंने ही किया है। रोनी को देखकर वो दोनों खड़े हो गए। रेयान, हैदर क्या बकवास कर रहे हो तुम? सलार की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूँ। रेयान सलार के रूबरू होकर बोला। सलार है, या तुम जानते हो मैं अपनी चीज़ें किसी कीमत पर भी हासिल करके रहता हूँ। वो चीज़ नहीं, मेरी बहन है, एक जीती जागती इंसान। सलार फंकार कर बोला। वो इस वक्त गुस्से में पागल हो रहा था। सलार, हयात वो मेरी ज़िंदगी है और तुमने मेरी ज़िंदगी किसी और को देने का फैसला करी है। तुम क्या चाहते हो? मैं खामोश रहता? सुन लो तुम दोनों। विशाल, हयात अब रेयान हैदर की है, मैं इसे सब कुछ दूंगा। रेयान हैदर, तुमने हम सब के साथ इसे भी बेवकूफ़ बनाया जी, इसे अपना बनाने के लिए। हसन खामोशी से वहाँ से निकल गया। इसने अपने आंसू को बहने दिया क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता था। वो अब किसी और की बीवी बन चुकी थी। मैंने तुमसे धोखा किया है, यशाल के साथ भी, और मुझे इस बात का एहसास है, इसलिए मैं रात के इस पहर यहाँ तुम्हारे पास मौजूद हूँ। रेयान हैदर, चले जाओ यहाँ से। लेकिन सलार, मैं चले जाओ यहाँ से। रेयान सलार ने से बात मुकम्मल करने नहीं दी और दरवाज़ा खोलकर खुद मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। रेयान थोड़ी देर इसकी पुश्त को देखता रहा, फिर वहाँ से निकल गया। सलार ने इसके निकलते ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और पास पड़ा किस्टर का आवाज़ उठाकर ज़ोर से फर्श पर दे मारा। एक छंकी आवाज़ के साथ आवाज़ के टुकड़ों में तकसीम हो गया। रेयान फजर के वक़्त कमरे में दाखिल होते उसने देखा कि इशाल जाए नमाज पर बैठी थी। रेयान ने एक नज़र इस पर डाली और वॉशरूम में घुस गया। वो बाहर आया तो वो करामजीद हाथ में लिए बैठी थी। रेयान स्टडी में चला गया। नमाज अदा करके वहाँ पर पड़े सोफे पर ही सो गया। इसकी आँख किसी के हिलाने पर खुली। इसने आँख खोली तो पास खड़ी यशाल को देखकर सीधा होकर बैठ गया। यशाल ने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। किसी की कॉल आ रही है। एक ही नंबर से काफ़ी दफ़ा कॉल आ चुकी है। वो मोबाइल लेकर कॉल बैक करने लगा जब तक यशाल इसके पास ही खड़ी रही और वो बहुत महबत से इसे देख रही थी। स्याह कमीज शलवार में मलबूस बाजू कोनियों तक फोल्ड किए, पेशानी पर बिखरे बाल, आंखों में नींद की खुमारी। रेयान ने बात करते करते यशाल की तरफ देखा तो वो सटपटा गई और बाहर की तरफ निकल गई। रेयान के होठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट रह गई। वो बात करके अपने कमरे में ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। यशाल इसे कमरे में नजर नहीं आई तो वो तैयार होकर लैपटॉप उठाए नीचे लॉन्च में पहुंचा तो मामूल के मुताबिक मुलाजिम ने इसके हाथ से इसकी फाइल्स और लैपटॉप गाड़ी में रखने के लिए गया। वो थोड़ी देर खड़ा इधर उधर दिखता रहा, फिर किचन की तरफ बढ़ गया और देखकर हैरान हुआ वो चूल्हे के आगे खड़ी पराठे बना रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? सर, मैंने मैम को मना किया था। बच्ची ने अपनी सफाई दी। यशाल ने से चुप रहने के लिए कहा और खुद रेयान की तरफ मुड़कर बोली, अपने घर में भी किचन में का काम मैं खुद करती थी। अगर ये मेरा घर नहीं है तो मैं छोड़ देती हूँ। उसने साथ में चूल्हा बंद कर दिया। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, में जा रहा हूँ, ऑफिस पहले ही लेट हो गया हूँ। रुके, नाश्ता बना हुआ है, करके जाइए। इसने साथ ही बच्ची खाने को नाश्ते टेबल पर लगाने के लिए बोला। बच्ची को नाश्ता टेबल पर लगाने के लिए बोला और रेयान के साथ किचन से बाहर निकला। सामने ही सलार खड़ा था। भैया आप? विशाल भागने के अंदाज में इस तक पहुंचे, उसके गले लग गई। सलार के तेवर देखकर रेयान के दिल को कुछ हुआ। ऐसे लगा कि वो अभी यशाल को सब कुछ बता देगा। सलार आया तो उसके लिए था, लेकिन यहाँ अपनी बहन को खुश खुरम देखकर इससे भी समझ नहीं
आ रही थी कि क्या करें। आप ठीक वक्त पर आए, भैया आए, साथ में नाश्ता करते हैं। यशाल सलार का हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल तक ले गई। रेयान भी इनके पीछे गया और इनके साथ बैठ गया। यशाल सलार और रेयान दोनों को बारी बारी कोई ना कोई चीज़ देती जा रही थी और सलार सोच रहा था कि इसकी बहन की ज़िंदगी में अब सलार के साथ साथ रेयान भी बहुत अहमियत रखता है। यशाल को खुश देखकर सलार की हिम्मत नहीं हुई कि वो यशाल को कुछ बताता। यशाल को सलार के साथ बातों में मसरूफ देखकर रेयान उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यशाल ने मुस्कुराकर सलार को अल्लाह हाफिज़ कहा और फिर से सलार की तरफ मतवज्जो हो गई। रेयान का ऑफिस जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, इसे सलार की तरफ से डर ही था कि कहीं वो यशाल को साथ ही ना ले जाए। वो उलझा हुआ ऑफिस पहुंचा तो उसकी सेक्रेटरी मैकी ने इसे बताया कि सलार ऑफिस आया था और एक लिफाफा रेयान की तरफ बढ़ाया। ये आपके लिए दे गए हैं। रेयान ने मैकी को जाने के लिए बोला और वो खुद वो लिफाफा चाह करके देखा तो उसकी तवक्को के मुताबिक इसमें सलार का इस्तीफा था। रेयान इस्तीफा हाथ में लिए थोड़ी देर सोचता रहा और फिर इसने यशाल को कॉल की। हेलो यशाल, क्या करी हो? कुछ नहीं, सलार है यहाँ। जी नहीं, ओके, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद इसे सलार का नंबर मिलाया और इसे ऑफिस आने के लिए बुलाया। लेकिन रेयान, मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, अब मेरा वहाँ क्या काम? सलार, तुम रूल्स के मुताबिक इस्तीफ़ा नहीं दे सकते क्योंकि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इसके मुताबिक अगर तुम खुद ही नौकरी छोड़ोगे तो तुम्हें $5 लाख जुर्माना अदा करना पड़ेगा। रेयान ने सलार को इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए आखिरी पत्ता फेंका और वो कारामद रहा। रेयान हयात, मुझे अफसोस है मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती निभाते हुए ये सलार हयात सॉरी रेयान हयात, मुझे अफसोस है मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती निभाते हुए ये क्यों भूल गया कि तुम जितने अच्छे दोस्त हो इससे कहीं गुना बुरे दुश्मन। रेयान और यशाल माशा के पुरजोर स्टार पर आज बाहर घूमने के लिए आए थे। यहाँ पर सिंगापुर का मशहूर मुजस्मा भी है जिसका सर एक शेर का है, जिसके इसके जिस्मात एक मछली सी है। वो दोनों यहाँ पर पानी के अंदर बने एक क्रिस्टल एरिया में भी गए जहाँ से इन्हें मार्लिन शार्क्स और दूसरी पानी की मखलूक को देखकर ऐसा लगता था कि वो आपकी तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ मछली एक एक्वेरियम में ही नहीं थी बल्कि आप एक एक्वेरियम में थे। एक बार तो एक बड़ी शार्क बहुत तेज़ी से इसके साथ दूर से आती दिखाई दी। ये शार्क जो कि बहुत गौर से देख रही थी, इसकी आंखें बंद कर ली और रेयान के बाजू को इस कदर जोर से पकड़ा कि इसके बाजू में इसके नाखून लगने की वजह से खून की नन्ही नन्ही बूंदें निकलने लगी। यशाल को ऐसे देखकर वो समझ गया कि वो यहाँ डर रही है तो वो इसे वहाँ से ले आए। गाड़ी में बैठकर रेयान ने अपनी शर्ट के कफ ऊपर करके अपना बाजू दिखाया तो वहाँ अच्छा खासा जख्म बना हुआ था। यशाल ने देखा तो उसे शर्मिंदगी सी हुई। रेयान ने एक मेंढक निकाली और खुद ही लगाने की कोशिश करने की लेकिन नाकाम रहा। यशाल ने देखा तो इसके हाथ से ले ली और खुद लगाने लगी। इसके करीब आने पर रेयान ने सामने देखने लगा। अब ठीक है, यशाल ने इससे पूछा। इसने एक नज़र अपने बाजू पर डाली, इस बात में सरल आए। अब कहाँ चले? घर ही चलते हैं। यशाल ने सर झुकाए जवाब दिया। रेयान ने इसकी तरफ देखा तो वो भूल ही गया था कि इसे क्या कहना था। वाइट कमीज शलवार पर बड़ा सा दुपट्टा, वाइट दुपट्टा रखे, पलकों की झालर गिराए, बड़ी बड़ी आंखें, हल्का सा मेकअप किए वो इसे देखता कहीं और ही निकल गया। अपनी बेखुदी में इसे पता ही नहीं चला कि वो कब यशाल की तरफ झुकता चला गया। होश में तब है जब यशाल की बंद आंखें और लड़ती पलकें देखी तो वो झुका और यशाल वाली साइड का दरवाज़ा खोलकर वापस बंद किया। यशाल ने झट से आंखें खोली और रेयान की तरफ देखा। रेयान इसे इशारे से बताया कि तुम्हारी साइड वाला दरवाज़ा खुला था। शर्म से वो नज़रें झुका गई और रेयान दिलचस्पी से इसके बदलते हुए रंग देखने लगा। सुकून कल्ब भी तुमसे है, सुकून जहाँ भी तुम हो। तज्जुब है कि सीने में जहाँ दिल था वहाँ भी तुम हो। रेयान ने बहुत जज़ब के आलम में शेर कहा और यशाल इसकी आवाज़ में खुमारी महसूस करके मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। रेयान ने एक भरपूर नज़र यशाल पर डाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इसकी आंख फजर के वक्त खुली थी। रात को रेयान इसे घर ड्रॉप करके कहीं चला गया था। वो बेड से उतरकर नंगे पाँव खिड़की तक गई और पर्दे पीछे करते हुए खिड़की के दोनों पट खोल दिए। अंधेरे की वजह से बाहर कोई चीज़ अभी वाज़ा नहीं थी। वो वुज़ू करके जाए नमाज पर खड़ी हुई बहुत खुशू खसूस के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, आंखें बंद कर ली। रेयान का बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड चिंग योंग को नामालूम अफराद गोली मारकर फरार हो गए थे। वो सारी रात हॉस्पिटल में इसके पास रहा था। अभी वो घर पहुंचा तो यशाल को जाए नमाज पर बैठे देखा तो हैरान हुआ। इतनी जल्दी उठ गई थी। यशाल दुआ खत्म करके उठी तो रेयान को दरवाजे में खड़े देखा। आपका भाई? बस अभी। रेयान ने आगे बढ़कर अपना कोट सोफे पर रखा और वहाँ ही बैठ गया। यशाल ने इसका कोट उठाया और हैंगर के करके अलमारी में लगा दिया। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, मैं थोड़ी देर सोना चाहूँगा। वो इस बात में सर हिलाकर बाहर निकल गया। रेयान की आंख 10 बजे के करीब खुली तो वो तैयार होकर नीचे आया तो यशाल सोफे पर मोबाइल लिए बैठी थी। इसने ब्लू जीन्स और रॉयल ग्रीन टॉप पहना हुआ था। रेयान को ऐसी ड्रेसिंग बहुत बुरी लगती थी। इसका मूड खराब हो गया। इस ऐसे लिबास में देखकर वो इससे कोई भी बात किए बगैर वहां से चला गया। इशारे से ज़्यादा देखकर हैरान हुई, फिर खुद से ही हम कलाम हुई। इग्नोर करना तो इनका पुराना काम है। रेयान ऑफिस पहुंचा तो उसे सलार अपने कैबिन में नजर आया। रेयान ने अपने ऑफिस जाने की बजाय इसके पास चलाया। रेयान ने इसे देखकर भी अपना काम जारी रखा। वो थोड़ी देर इसकी बात करने का इंतजार करता रहा, फिर खुद ही बात का आगाज किया। अच्छा हुआ तुम्हें अच्छा
लगा तुम्हें देख तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है दोबारा ज्वाइन करके। सलार ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आज एक मीटिंग में चलना है, तुम मेरे साथ चल रहे हो? मैंने आज अपनी बहन से मिलने जाना है, मैं कहीं नहीं जा रहा। सलार इसे जिद करना चाहता था ताकि वो खुद ही इसे यहाँ से निकाल दे। ओके, हम पहले मीटिंग में चलेंगे फिर वहाँ से घर, ये कहकर वो कैबिन से निकल गया। सलार ने इसके जाने के बाद कुर्सी के बैग के साथ टेक लगा ली। वो सोचने लगा ये चाहता क्या है, कोई तो उसका प्लान है। तभी सलार ने जिंग के रियान के करीबी लोगों में से था। इसे रियान के ऑफिस से निकलते देखा। वैसे तो वो रियान के विला में सिक्योरिटी का हेड है और आज यहाँ क्यों आया है। सलार किसी गहरी सोच में डूब गया। रियान और सलार मीटिंग अटेंड करने के बाद वो एक बड़े मॉल में आए जो कि यहाँ की मशहूर जगह ऑर्चिड रोड के नाम से मशहूर थी। वहाँ पर मौजूद लेक्सी मॉल था। रियान काफ़ी देर के बाद लौटा तो वो काफ़ी सारी शॉपिंग के साथ था और सारी लेडी शॉपिंग थी। वो लोग घर पहुंचे तो विशाल बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सलार के गले लगकर इसकी आंखों में नमी आ गई। सलार बेचैन हो गया। रियान दोनों बहन भाई की मोहब्बत के मुजाहरे से उकता कर खुद अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए आगे बढ़ गया। वो सीढ़ी से उतर आता है तभी इसके कानों में सलार की आवाज़ पहुंची, जैसी तुम खुश तो हो ना? जी बहुत खुश हूँ। खाना खाने के बाद दोनों के बहुत सलार के बाद भी सलार नहीं रोका। इसके मना करने के बावजूद रियान ने इसे छोड़ने आया। सलार गाड़ी से उतरकर 2 कदम चलने के बाद पलटा और रियान को देखकर बोला, मिस्टर रियान आप कौन सी प्लानिंग कर रहे हो? मैं अब तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। और आगे बढ़ गया। रियान ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और सलार के इतने ठीक अंदाजा लगाने पर मुस्कुरा दिया। वो घर पहुंचा तो यशाल को नमाज अदा करते देखकर खुद टेरेस पर आगे इसने सिगरेट निकाला और होंठों में दबा लिया। बात सुने विशाल की आवाज़ पर यानी हाथ में मौजूद सिगरेट नीचे फेंक इसके ऊपर जूता रख लिया। विशाल इसे सिगरेट पीता देख चुकी थी। वो पूरा इसकी तरफ पलटा। जी बोलो? वो मैं ना सलार भैया के साथ पाकिस्तान जाना चाह रही हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। वो सर झुकाए बोली और रियान का सारा मूड एकदम गारत कर गई। क्यों जाना है? रियान ने चुपते हुए लहजे में पूछा। विशाल ने इसका लहजा महसूस किया तो इसे देखने लगी। वो भैया बता रहे थे कि दादा जान की तबीयत ख़राब है तो इसलिए तुम सलार को बोलो वो चला जाए और हम कुछ दिनों तक साथ चलेंगे। वो सर हिलाकर अंदर की तरफ मुड़ गई। रोनी भी इसके पीछे चला आया। इसने सोफे पर मौजूद शॉपिंग बैग विशाल की तरफ बढ़ाया और बोला मुझे इस तरह की ड्रेसिंग पसंद नहीं है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बट मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की है, ये देख लो और अगर तुम चाहो तो मेरी पसंद का लिबास पहन लो। विशाल ने इसके हाथ से बैग लिए तो उसके हाथ कांप रहे थे कि क्या पता किस तरह की ड्रेसेस होंगे, लेकिन खोल कर देखने पर इसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब इसने फुल स्लीव्स वाले गाउन देखे जो मुख्तलिफ रंगों में थे और बहुत प्यारे थे। मुझे कमीज शलवार बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन यहाँ मैंने ढूंढे हैं लेकिन नहीं मिले। हम पाकिस्तान चलेंगे तो वहाँ से लेकर आएंगे, अगर तुम चाहो तो। ये भी अगर तुम पहनो तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी मुलाजमा को दे देना। विशाल आगे बड़ी खुशी से रोने के गले लगी और रियान तो हैरान ही रह गया। विशाल के शुक्रिया कहने पर इसने अपने बाजों के हल्के में ले लिया और अपने लब इसके बालों में रख दिए। विशाल आज घर से तो माशा के घर के लिए निकली थी लेकिन थोड़ा फासला तय करने के बाद गाड़ी में कोई खराबी हो गई। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा तो उसके साथ ही यशाल भी गाड़ी से उतरी। जब तक ड्राइवर गाड़ी ठीक करता यशाल अपने आसपास देने लगी। रोड के दोनों तरफ कद्दावर दरख्त हवा के जोर से दरख्तों के फड़फड़ाने से बहुत ही डरनी आवाज़ पैदा हो रही थी। यशाल को खौफसा महसूस हुआ। इसने आसपास से ध्यान बटाने के लिए सलार का नंबर मिलाया। थोड़ी देर के बाद माउथ पीस से सलार की खुशगवार आवाज़ इसके कानों में टकराई। कैसी गुड़िया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, माशा के घर के लिए निकली थी लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। कहाँ हो? मैं लेने आऊँ? सलार की फिक्रमंदी में डूबी आवाज़ सुनाई दी। नहीं भैया, ड्राइवर है, तुम रोनी को बताकर निकली हो घर से? नहीं भैया, मैं माशा के घर जा रही हूँ। तो बताना कैसा? बता कर और पूछ कर जाया करो। यशाल ओके जी, आइंदा से पूछ कर जाया करूंगी। तभी यशाल के पास से गाड़ी तेज रफ्तारी से गुजरी और थोड़ा आगे जाकर रुक गई। तभी यशाल को एहसास हुआ कि वो यहाँ अकेली है। इसने ड्राइवर को तलाश करने के लिए नजर दौड़ाई लेकिन वो इसे कहीं नजर नहीं आई। यशाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी से दौड़ गई। इसने देखा दूर तक रोड बिल्कुल खाली थी। हवा के जोर से दरख्तों का शोर साई की आवाज़ माहौल को और भी पुरसरार बना रहा था। तभी यशाल ने आगे खड़ी गाड़ी से एक आदमी को निकलते देखा। इसने मुंह पर मुकम्मल स्याह मास्क चढ़ाया हुआ था। इसे देखकर यशाल लड़खड़ाकर उल्टे कदमों चलने लगी। दूसरी साइड पर सलार माउथ पीस पर पागलों की तरह हेलो हेलो कर रहा था लेकिन यशाल के हाथ से मोबाइल गिर चुका था। नकाबपोश शख्स तेजी से यशाल की तरफ बढ़ रहा था। यशाल ने इसे बढ़ता देखा तो उसने बगैर कुछ सोचे समझे दूसरी समत में भागना शुरू कर दिया। स्याह मैक्सी के साथ सर पर सफ़ेद हिजाब किए शानों के गिर्द बड़ी सी स्याह चादर लपेटे वो पालों की तरह भाग रही थी लेकिन थोड़ा सा फासला तय करने के बाद वो किसी वजूद के साथ टकराई। इसने आंखें उठाकर देखा तो वो इसका ड्राइवर था जो कमीनगी से मुस्कुरा रहा था।
सलार मोबाइल पर हेलो हेलो करता हुआ रेहान के पास पहुंचा, जो कि मीटिंग रूम में था। रेहान जल्दी से बाहर आ, जरूरी बात करनी है। रेहान ने सलार के चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी देखी तो जल्दी से बाहर आ गया। सलार ने रेहान को सब कुछ बताया तो रेहान अपने ऑफिस की तरफ भागा, जल्दी से अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाई और भागता हुआ लिफ्ट में दाखिल हुआ। साथ ही इसने पुलिस को भी कॉल की। गाड़ी में बैठकर इसने अंधाधुंध गाड़ी माशा के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दी। सलार होंड पीछे बैठा था, बार बार अपने मोबाइल को देख रहा था। ब्लैक मस्टर्ड की फराटे भरती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में मौजूद दोनों अफराद की जान जिसमें थी, इसकी सांसें टूट रही थी। आखिर 20 मिनट की मुसाफिर के बाद इन्हें गाड़ी तो मिल गई, लेकिन गाड़ी के आसपास किसी जी नफ्स का नामो निशान नहीं था। सलार ने ऊंची आवाज में विशाल को पुकार रहा था। आखिर कोई आवाज ना पाकर पंजों के बल नीचे बैठ गया और छोटे बच्चों की तरह से रोना शुरू कर दिया। रेहान होंड पीछे जब से सुरखान के लिए अपने तराव में देख रहा था, वो गाड़ी की पिछली साइड की तरफ गया तो ठटक कर रुक गया। गाड़ी से थोड़ा फासले पर इसे खून नजर आया, जिसे किसी को ज़िबा किया गया हो। वो उसी से मत भागा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर निशान खत्म हो गया। वो वापस इसी जगह पर पहुंचा और आस्ता आस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी की डिग्गी से ब्लैक चादर का कोना बाहर निकला हुआ था। रेहान ने कांपते हाथों से डिग्गी खोली तो अंदर का मंजर देखकर इसके रोकने खड़े हो गए। खून में लथपथ नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी वो। इसका गले किसी तेज धार से काटा गया था। रोनी ने आगे बढ़ के इसे जल्दी से अपने बाजू पर उठा लिया और अपनी गाड़ी की तरफ गाड़ी की तरफ भागा। इसने चीख कर सलार को बुलाया। सलार भी इसके पीछे भागने लगा। गाड़ी की पिछली सीट पर इसे डालकर वो ड्राइविंग सीट की तरफ भागा। सलार जब गाड़ी में बैठा तो यशाल की हालत देखकर सकते में चला गया। फिर इसे बाजू में भरकर पागलों की तरह रोने लगा। यशी, आंखें खोलो, अपने भैया से बात करो करो ना। थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी यशी। यशी इसकी हालत पर वो फुड़ करो रहा था। सलार आईसीयू के बाहर बेंच पर टूटा बिखरा बैठा था। माशा, अफान, निधि और हसन भी मौजूद था। सबके होंठों पर बस से इसके लिए दुआ जारी थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। तो वो रेहान हैदर, इसने ये शाल को डॉक्टर के सुपुर्द किया और खड़ा थोड़ी देर दिखता रहा और फिर वहां से निकलता चला गया। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था। मुर्शिद, वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। रेहान इस वक्त मस्जिद में बैठा था। इसने नमाज अदा की भी दुआ के लिए हाथ उठाए। इसे ए मेरे गफूर रहीम रब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को फ़िरौन से बचाने वाले रब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखने वाले, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखने वाले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ऊपर उठाने वाले रब, पत्थर में कीड़े को खुराक पहुँचाने वाले रब, सारी ज़िंदगी गुनाहों को एक तौबा पर माफ़ करने वाले रब, ए मेरे रब अब तू बहुत ए मेरे रब तू बहुत गफूर रहीम है। तेरी बारगाह रहमत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे रब, मैं तुझसे इसकी ज़िंदगी मांगता हूँ। मेरे रब, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे इसकी सूरत में ना देने से कोई होश नहीं था। वो कितने घंटे मस्जिद में बैठा रहा। सुबह की नमाज़ पढ़कर वो मरे कदमों के साथ हॉस्पिटल में दाखिल होता। सबसे पहले माशा ने इसे खुशखबरी सुनाई कि वो अब ठीक है। डॉक्टर ने बताया कि अब खतरे से वो बाहर है। हद दर्जा तूफान खेजी दिल में उमड़ कर आने वाले शदीद पुरखौफ और हासा कर देने वाले अंदेशों से बिलाखिर छुटकारा हासिल हुआ। वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू करके आगे बढ़ा और आईसीयू के दरवाजे के शीशे के पार इसे देखने लगा, जो मुख्तलिफ मशीनों में जकड़ी हुई थी। रेहान की बाएं आंख से एक आंसू निकला और इसकी हल्की सी शेप में कहीं छुप गया। माशा ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो रेहान इसकी तरफ देखा। माशा ने इसे तसल्ली देने वाले अंदाज में सर हिलाया। रेहान ने माशा को अपने बाजू के हल्के में ले लिया। पूरे 2 दिन के बाद वो होश में आई थी, लेकिन वो अभी भी कुछ खा पी नहीं सकती थी। वो बोल भी नहीं रही थी। डॉक्टर का कहना था कि इससे बोलने में तकलीफ होती है और जब तक इसका जख्म सही से ठीक नहीं हो जाता वो हॉस्पिटल में रहेगी। रेहान जब भी इसके सामने जाता तो इसे महसूस होता जैसे वो इसे पहचानने की कोशिश कर रही है। असरार के साथ इसका रवैया नॉर्मल था, लेकिन बाकी सबको अजनबी नज़रों से देखती थी। हॉस्पिटल में एक दिन सलार इसके साथ रात को रुकता था और एक रात रेहान। बाकी सब भी आते रहते थे। हसन इस दिन के बाद फिर नहीं आया। आज भी रेहान घर से सूप वगैरह लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने अब इसे थोड़ा थोड़ा खाने के लिए कुछ देने को कहा था, इसलिए वो घर से इसके लिए इसकी पसंद की चीज़ें लेकर आता था, लेकिन वो बहुत कम ही खाती थी। कैसी हो? रेहान ने इसके पास बैठते पूछा। इसने गर्दन बात में हिला दी। बस जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम घर चलेंगे। सलार ने रेहान को आते देखकर पहले ही शाल के सर का बोसा लेकर वहाँ से निकल गया था। रेहान के साथ इसकी बातचीत अभी भी बंद थी। रेहान ऑफिस से सीधा और इधर ही आया था। बाकी खाने की चीज़ें से ड्राइवर ने लाकर दी थी। वो वॉशरूम से वुज़ू करके बाहर निकला, जाए नमाज बचा ली। वो अब तसल्सल से नमाज अदा करता था। यशाल से बहुत गौर से इसे नमाज पढ़ता दिखती रही थी। इसने भी इसकी नज़रों का अर्तकाज महसूस कर लिया था। जान नमाज फ़ौरन करते हुए रेहान इसकी तरफ देखा तो इसने नज़रें फेर ली। वो हल्का सा मुस्कुराया और कुर्सी घसीट कर इसके पास बैठ गया। इसने इसका हाथ पकड़ा तो यशाल ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से से रेहान की तरफ देखा। वो अक्सर इसके साथ ऐसे ही अजनबियों वाला बर्ताव करती थी। रेहान मुस्कुरा कर पीछे हो गया। इसने एक प्याले में सूप डाला और वापस पहले वाली जगह पर आकर बैठ गया। इसने चम्मच में सूप भर कर इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने गुस्से से इसकी तरफ देखा और सूप पी लिया। वो साथ रुमाल से इसका मुंह भी साफ करता जा रहा था। रेहान ने हॉस्पिटल में इसके लिए
सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। कोई भी शख्स दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड्स की चेकिंग के बगैर नहीं आ सकता था। वो जान गया था कि इस सब के पीछे जो भी था वो इशाल के ज़रिए से तकलीफ देना चाहता था। रेहान इशाल के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद इसने खुद से वादा किया था कि वो बहुत बुरा हाल करेगा इन लोगों का जिन लोगों ने इसकी इशाल की इस हालत के ज़िम्मेदार थे। वो इन्हें पताल से भी ढूंढ कर निकाल लेगा। अपनी सोचों में गुम, इसे पता नहीं चला कि कब इसकी आंख लगी। वो इसी चेयर पर सो गया। रात को बेआरामी की वजह से इसकी आंख खुली तो उसकी पहली नज़र शाल पर पड़ी। वो बड़ी फुर्सत से सही देख रही थी। रिया ने मुस्कुराने पर इसने नजरें फेर ली। इसके गले की पट्टी रोजाना चेंज हो रही थी। रिया ने देखा जख्म बाहर से तैयार हो गया था, लेकिन इसकी गर्दन पर निशान ऐसे था जैसे गले पर हार बन गया हो। वो अपनी गर्दन को इधर उधर नहीं मोड़ सकती थी। आज संडे था तो सब लोग ही हॉस्पिटल में से मिलने आए थे। सलार इसके साथ बेड पर ही बैठा हुआ था। माशा, फान, निधि, रेयान सब इसके वक्त हॉस्पिटल के इस कमरे में मौजूद थे। इशारा ने इशारे से माशा से इसके बेटे को मांगा। माशा ने अपने बेटे को इसको दिया तो वो लपक कर रेयान की तरफ बढ़ रहा था। रेयान ने इसको लेकर यशाल की पास ही बैठा पर जगह बनाकर शाल के पास ही बेड पर जगह बनाकर बैठ गया। माशा के बेटा गौर से शाल को देख रहा था। शाल ने हाथ से इसके गाल को पकड़ना चाहता वो रेयान के गले लग गया और शाल का हाथ रेयान के गाल से जा टकराए। वो सलार की मौजूदगी की वजह से शर्म से पानी पानी होगी। रेयान ने इसकी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए माशा के बेटे को लेकर बाहर निकल गया। शाल ने इसके जाने के बाद सर ऊपर उठाकर देखा तो सीधी नजर निधि पर पड़ी। इसने आंख मारी के रेयान की तरफ इशारा किया जो कि माशा के बेटे के साथ बातों में मसरूफ दरवाजे से बाहर निकल रहा था। रेयान के ऑफिस में आज कल काम का बोझ बहुत था। एक तो रात को इसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी और साथ में काम की ज्यादती की वजह से इसे घर जाने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। इसे जो कुछ भी मंगवाना होता वो ड्राइवर से ही मंगवाता। ऑफिस से वो सीधा हॉस्पिटल जा रहा था। सुबह वहाँ से ऑफिस के लिए निकल आता। सलार की कोई तबीयत ख़राब थी इसलिए वो ख़राब तबीयत के बावजूद दिन का बेशतर वक्त हॉस्पिटल में इशाल के साथ गुजार रहा था। आज रेयान हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर इशाल की ड्रेसिंग कर रही थी। रेयान को देखकर लेडी डॉक्टर ने फाइल पास की और रेयान ने भी जवाबी मुस्कुराहट पास की और एक साइड पर रखी चेयर पर बैठ गया। विशाल ने कनखियों से रेयान को देखा जो ब्लैक ड्रेस पैंट पर वाइट शर्ट पहने अपना कोट अपने बाजू पर डाले, माथे पर बिखरे हुए बाल, बड़ी हुई शेप के साथ किसी के भी दिल में उतर सकता था। डॉक्टर विशाल की ड्रेसिंग करके फारिग हुई। दूसरे ने रेयान को एक बार फिर देखा, लेकिन रेयान विशाल को देख रहा था। वो इसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। वो गौर से डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर के रेयान को देखने पर इसने जल्दी से रेयान की तरफ देखा। रेयान को अपनी तरफ देखते पाकर से नजरें चुरा ली। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो चेयर से उठकर विशाल के पास और झुके इसकी ड्रेसिंग देने लगा। विशाल ने जल्दी से अपना दुपट्टा सही किया जो कि ड्रेसिंग करवाने की वजह से इसने अपनी गोद में रखा हुआ था। रेहान दिल जब से इसकी हरकत नोट कर रहा था। विशाल ने अब थोड़ी थोड़ी बातें भी शुरू कर दी थी और रेहान ने डॉक्टर से इजाज़त लेकर ली थी कि वो इसे घर लेकर जा सकता है। इसने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। घर से इसने मुलाजमा को भी बुला लिया था। सारा सामान गाड़ी में रखवा कर विशाल का हाथ पकड़ कर से खड़े होने में मदद की। वो अभी खड़ी हुई थी कि सलार अंदर दाखिल हुआ और आगे बढ़कर विशाल को थाम लिया। रेहान ने विशाल का हाथ छोड़ दिया। विशाल ने रेहान को देखा तो उसने नजरें फेर ली। मैं विशाल को अपने अपार्टमेंट में लेकर जाऊंगा। इसने रेहान को मुखातिब किए बगैर इन्फॉर्म किया। विशाल रेहान के साथ जाना चाहती थी लेकिन वो सलार को भी इनकार नहीं कर सकती थी। अब की बार रेहान ने एक उम्मीद से विशाल की तरफ देखा और इसकी खामोशी पर अपना कोट एक बाजू से दूसरी बाजू पर मुंतकिल करता हुआ वहां से निकल गया। विशाल इसकी पीठ को देखती रह गई। वो बहुत गुस्से से वहां से निकला। रश ड्राइव करते हुए घर पहुंचा और इधर उधर देखे बगैर सीधा अपने कमरे में पहुंचा। अपना कोट उतार कर इसने जोर से जमीन पर पटका टाई का नोट डीली की और गुस्से से कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। इससे ज्यादा विशाल पर था इससे ज्यादा गुस्सा विशाल पर था जिसने एक बार भी नहीं कहा कि वो अपने घर जाना चाहती। वो टेरेस पर आगे इसने सिगरेट सुलगाया। टेरेस की रेलिंग पर दोनों बाजू रखी। इसका दिमाग इस वक्त खो रहा था। वो एक के बाद एक सिगरेट सुलगाता गया। इसका दिमाग इस वक्त मुनफी सोचों की आमादगाह बन चुका था। इशार सलार के साथ घर आ गए जिससे रास्ते में ही माशा की कॉल आई थी कि इसके पूछने पर इशार ने से बताया कि वो सलार के साथ आ गई है। तो वो खामोश होगी। खामोशी का ये सिलसिला जब ज़्यादा तवील होने लगा तो इशाल ने ही माशा को पुकारा, इशाल तुम रेयान के साथ जाती तो अच्छा होता। वो सलार की मौजूदगी की वजह से खामोश रही। इसने कोई जवाब नहीं दिया। इशाल तुम मुझे सुन रही हो? माशा की आवाज़ माउथ पीस में गूंजी। जी मैं सुन रही हूँ। इशाल तुमने इसे बताया था कि तुम सलार के साथ जाओगी? नहीं। ओके मैं कल दिन को आऊँगी तो तुम्हारी तरफ। तुम अपना ख्याल रखना। इसकी कॉल के बाद विशाल की परेशानी में इजाफा हो गया। पता नहीं वो कितना नाराज होगा। इसने 2-3 बार मोबाइल लिया रेयान को कॉल करने के लिए लेकिन इससे हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह विशाल की आंख 10 बजे खुली। इसने सबसे पहले मोबाइल देखा। इसे यकीन था कि रेयान की कॉल आई होगी लेकिन मोबाइल बगैर किसी नोटिफिकेशन से कि इसका मुंह चढ़ा रहा था। हॉस्पिटल में वो रात रह कर जाता था लेकिन फिर भी इस वक्त वो दो बार कॉल करके पूछ चुका था।
विशाल का दिल अफसुदगी से भर गया। रेहान शावर लेकर निकला तो उसने अपना सेल फोन उठाया तो माशा की मिस्ड कॉल आई हुई थी। वो जल्दी में था इसलिए ऑफिस के लिए निकल गया। वो ऑफिस में पहुंचा तो मैगी ने इसे बताया कि माशा इसके ऑफिस में इसका इंतजार करी। ऑफिस में दाखिल होकर से माशा को सलाम की। इसके सर पर बोसा देकर वो अपनी सीट पर आकर बैठ के, कैसी हो? ठीक हो, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। किधर से आ रही हो? अभी घर से। वो मुख्तसर जवाब दे रहा था। इसके आने का मकसद जानता था। सलार की तरफ नहीं गया। नहीं, क्यों? माशा, कोई और बात करनी है? मैंने एक मीटिंग के लिए निकलना है। ठीक, मैं जा रही हूँ, लेकिन रेहान मोहब्बत में अना नहीं होती। वो इसका भाई है, वो इसे इनकार नहीं कर सकती। इसे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो जानती है मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। इसलिए दोनों बहन भाई मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। रेहान, बाद में बात करेंगे, अभी तुम गुस्से में हो। आज के बाद इस मौजू पर बात नहीं होगी। रेहान, वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी है आपकी बात। रेहान ठंडा पड़ गया। इसकी तकलीफ का अंदाज़ा था, वरना मैं देखता सलार इसे कैसे लेकर जाता। तुम शाम को इसके पास जाओगे ना? और कहाँ जाऊँगा? वो रह सकती है मेरे बगैर, लेकिन मैं नहीं रह सकता। वो बेबसी से बोला। आपकी बार माशा मुस्कुरा दी। चलो फिर मैं चलती हूँ। सुनो, तुम घर क्यों नहीं आई? इधर ऑफिस में चली आई। मैं नहीं चाहती थी फिर तुम मेरी वजह से एक और छुट्टी करो। ओके, वो मुस्कुरा दिया। इसे छोड़ने पार्किंग तक आया और इसे गाड़ी में बैठाकर फिर वापस चला गया। यशाल ने आज बहुत दिनों के बाद शावर लिया। इसके कपड़े रात को ही ड्राइवर ला कर दे गया था। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी इसे इसकी ज़रूरतों का ख्याल था। यशाल ने इसके लाए हुए कपड़ों में से एक पिंक कलर का गाउन पहना, गिले वाले बाल खुले छोड़ दिए थे। वो आकर लाउंज में सोफे पर बैठ गई, जहां ओपन किचन में सलार डिनर तैयार कर रहा था। सलार ने एक नज़र यशाल के मुस्कुराते चेहरे पर डाली और फिर से अपने काम में मशगूल हो गया। तभी डोरबेल की आवाज़ पर सलार अपना काम दरमियान में छोड़कर चला गया। इसने दरवाज़ा खोला तो आगे निधि खड़ी थी, ब्लैक कमीज शलवार में, ब्लैक दुपट्टा गले में डाले। सलार की कुछ ठटक कर इसे देखने लगा। इसके दरवाज़ा खोलने पर कंफ्यूज सी लग रही थी। सलार दरवाज़ा खोल के एक तरफ को हट गया। निधि अंदर आई, विशाल की तरफ बढ़ गई। कैसी तबीयत तुम्हारी? मैं बेहतर हूँ। निधि ने किचन की तरफ जाते हुए सलार की चौड़ी पुश्त को देखा, जो बेनियाज सा वापस अपने काम में मसरूफ हो चुका था। निधि एक लंबी सांस ली और फिर से विशाल की तरफ मतवज्जो हुई। रेहान सर आए हैं। निधि की इस बात पर सलार ने इससे एक घूरी से नवाजा। इसके बस में होता तो अभी इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक देता। विशाल ने नफी में सर हिलाया। तभी दरवाजे पर दोबारा से बेल हुई। सलार जाने के लिए मुड़ा तो उससे पहले ही निधि खड़ी होगी। मैं देखती हूँ कौन। इसने दरवाजा खोला तो आगे रेहान था। हेलो सर। हेलो, कैसी हैं आप? जी फाइन सर। वो रेहान से हमेशा से ही बहुत मरगूब थी। वो अंदर आया तो पहली नज़र विशाल पर पड़ी और उसे अपने लाए हुए लिबास में मलबूस देखकर वो सारी खूबकी भूल गया था। सलार की नज़र जब रेहान पर पड़ी तो उसने इसका हलकता कड़वा हो गया। वो जैसे कल विशाल को लेकर आया था। इसका ख्याल था कि अब रेहान जैसा अना वाला बंदा इधर का रुख नहीं करेगा, लेकिन सलार ये नहीं जानता था कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ अपनी अना को मानना पड़ता है। रेहान ने विशाल को मुखातिब नहीं किया, लेकिन इसके बराबर आकर बैठ गया। वो अपने मोबाइल में बिजी हो गया, जबकि विशाल का सारा ध्यान इसकी तरफ था कि अभी वो कोई बात करेगा, लेकिन लग रहा था कि रेहान के लिए इस वक्त अपने मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी और कोई चीज़ नहीं थी। आखिर विशाल ने ही बात का आगाज़ किया। कैसे हैं आप? रेहान के हाथ एक पल के लिए रुके। इसने आईब्रो उठाकर विशाल को देखा और तंजिया बोला, आपके सामने हूँ, ठीक हूँ, तभी यहाँ हूँ। विशाल की बर्दाश्त खत्म हो गई। इसने इससे पहले कभी भी इससे ऐसी बात नहीं की थी। इसकी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। मुझे रोती हुई औरतें बहुत बुरी लगती हैं। विशाल ने इसे शिकायती नज़रों से देखा। रेहान के दिल को कुछ हुआ, लेकिन आज वो बहुत बेरहम बना हुआ था। छोटी छोटी बातों पर रोना औरतों का बेहतरीन मशगला है। ओके, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर वो विशाल की तरफ देखे बगैर वहाँ से निकल गया। निधि के जो कि सलार के साथ किचन में इसकी मदद कर रही थी, इसने हैरान होकर रेहान को जाते देखा। सलार जानता था वो जा रहा है, लेकिन इसने पीछे मुड़कर देखना भी गौरा नहीं किया। निधि विशाल के पास से इसने रेहान के जाने के बारे में पूछा। कुछ काम था इससे, बस मुझसे मिलने आया था। विशाल ने नजरें चाहते हुए जवाब दिया। सलार ने इसकी गलत बयानी पर सर झटका। वो बेशक अपने काम में मशगूल था, लेकिन इसका सारा ध्यान दोनों की ही तरफ था। खाना खाकर निधि जाने के लिए खड़ी होगी। किसके साथ जाओगी? इस वक्त शान से पूछा। चली जाऊंगी, पास ही तो जाना है। नहीं, अकेले नहीं जाना, भैया तुम्हें छोड़ आएंगे। सलार ने घूरकर विशाल को देखा, लेकिन वो इसकी तरफ मतवज्जो नहीं थी। वो दोनों अपार्टमेंट से निकले तो सलार ने अपनी बिल्डिंग के सामने ही एक गाड़ी खड़ी देखी और मुतमिन होकर आगे बढ़ गया। मैं काफ़ी दिनों से आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, जैसे तुम्हारी मर्जी। सलार ने कंधे चाहिए शख्स से जितना बेनियाज बनता है, इतना निधि का दिल इसकी तरफ खींचता था। निधि अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर सलार ने खुदाफिज कहकर वापसी की राह ली। फिर कुछ सोचकर वापस मुड़ा। सुनो निधि, वो जो अपने अपार्टमेंट का लॉक हो रही थी, इसकी तरफ मुड़ी। जी, ऐसे कपड़ों में तो अच्छी लगती है, वो कहकर आगे बढ़ गया। निधि खुशगवार हैरत में गिरी इसको जाता देखती रही। मतलब मेरी मोहब्बत रहेगा नहीं गई। रेहान सलार के घर से निकलकर सीधा अल्बर्टो कैसीनो में पहुंचा। थोड़ी देर के बाद इसे अपना मतलूबा शख्स मिल गया। रेहान जाकर इसके साथ वाली सीट पर बैठ गई और अपनी पॉकेट से एक भारी रकम निकाल कर इसके सामने रख दी। मुझे जानना है कि आज से 1 महीने पहले
वर्टीनिया रोड पर एक लड़की को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। एक शख्स को मैं जानता हूँ, लेकिन दूसरे के बारे में मालूमात चाहिए। कब और कहाँ मिलेंगे दोनों एक साथ? मुझे क्या मिलेगा तुम्हारी सोच से ज़्यादा? 2 दिन बाद यहाँ पे ही मिलेंगे। रेयान थोड़ी देर बैठा रहा और फिर चल दिया, लेकिन दूर किसी की नज़रें इसी पे टिकी हुई थी। वो जानता था कि यहाँ वो ज़रूर आएगा। इसके जाने के बाद वो आदमी इसके आदमी के पास आकर बैठा। मैंने इसे 2 दिन बाद आने के लिए बोला। इस आदमी ने इसके आगे एक पर्ची रखी, इस जगह का बता देना। ओके। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। इसने देखा तो ये शाल का नंबर जगमगा रहा था। इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने कैंसिल कर दी। थोड़ी देर के बाद दोबारा रिंग हुई। इस बार रिया ने कॉल रिसीव की। बोलो क्यों कॉल की है? आप नाराज़ हैं मुझसे? ये पूछने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मैं सलार भैया को भी इनकार नहीं कर सकती थी। ओके, कुछ और कहना है? नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़। रेयान की नाराज़गी तो कब की ख़त्म हो गई थी। वो बस से तंग आ रहा था। निशा ने मोबाइल को घूर कर देखा और सोच लिया कि अब वो कभी कॉल नहीं करेगी। दरवाजे पर दस्तक देखकर सलार अंदर दाखिल हुआ। जाग रही हो? अभी तक बस नींद नहीं आ रही थी। निशाल, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि दादा जान की तबीयत ख़राब है, वो हमें बुला रहे हैं। कब जाना है? निशाल को अब रेयान से बदला लेने का मौका मिल गया था। इसने सोच लिया था कि उसे बताए बगैर अब पाकिस्तान चली जाएगी। ये जाने बगैर कि वो इसके हॉस्पिटल से यहाँ आने पर इतना नाराज़ है तो इसके पाकिस्तान जाने पर वो क्या करेगा। लेकिन आज इसकी बातों ने इसे बहुत हर्ट किया था। वो इससे बदगुमान हो गई थी। परसों का टिकट करवा देता हूँ मैं, कल ऑफिस जाऊंगा और तुमने घर में आराम करना है। तुम्हारी पैकिंग में आकर कर दूंगा। सलार अब इस फिक्र में था कि वो यहाँ से शाल को कैसे लेकर जाएगा। वो ऐसे जाना चाहता था कि ताकि रेयान को खबर भी ना हो, लेकिन बाहर खड़े इसके आदमी जिन्हें इसने ये शाल की हिफाजत के लिए रखा था, इनसे बचकर कैसे निकलेगा। फिर कुछ सोचकर मुतमिन हो गया। रेयान आज फिर कसिनो में आया था। इससे वो आदमी सामने ही मिल गया था। इसने रेयान के आगे एक पर्ची रखी और उठ गया। रेयान कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बैठने के बाद वो उठ आया। वो वहाँ से सीधा अपने घर आया। घर आकर इसने अपनी गाड़ी में अपने ख़ास आदमी रोज़ी को अपनी गाड़ी में बैठाया और ख़ुद अपने घर की बैक साइड पर आ गया। अहमद इस वक्त अपने फ्लैट पर मौजूद है। इसके साथ इसका ख़ास आदमी मेक भी था, जिससे इसने रेयान के यहाँ ड्राइवर रखवाया था। और आखिर में इसकी मदद से इसने रेयान हैदर को वहाँ चोट पहुंचाई थी जहाँ के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। और आज वो बाकी सारा हिसाब भी बराबर करने वाला था, लेकिन ये इसकी खुशफहमी थी कि वो इस शख्स को धोखा दे सकता है जो दुनिया को अपने हाथों पर नचा रहा था। रेयान अपने घर की बैक साइड से निकला। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। वो इसमें बैठ कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अपने मुकर्रर मंजिल से थोड़ा पहले वो गाड़ी से उतर गया। वो एक 4 मंजिले बिल्डिंग थी, जिसकी तीसरी मंजिल पर रेयान ने जाना था। रेयान ने बिल्डिंग के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को अपना कार्ड दिखाया और वो इस वक्त डिलीवरी बॉय कपड़ों में था। इसने गार्ड को पिज़्ज़ा डिलीवर करने को कहा और अंदर चला गया। इसने लिफ्ट में दाखिल होकर पिज़्ज़े वाला डब्बे से गन निकाली। इस पर सेंसर लगा था। लिफ्ट से बाहर निकलते पहले ही इसने अपनी कैप अपने सर पर इस तरह रखी हुई थी कि सीसीटीवी कैमरे में इसका चेहरा नजर न आए। इसने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अहमद ने हैरानगी से दरवाजे की सिमत देखा। इस वक्त कौन आ गया? इसने आसा दरवाज़ा खोला। आगे डिलीवरी बॉय था। आपका ऑर्डर सर? हमने कोई ऑर्डर नहीं किया। इसकी बात इसके मुँह में रह गई क्योंकि एक जोरदार किक इसके मुँह पर पड़ी थी। इसके मुँह से खून का फारा फूट पड़ा। रेयान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया। अहमद ने इसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयान मुस्कुराया और एक कुर्सी को सीट कर अहमद के पास बैठ गया। तुमने तो पूरी कोशिश की थी कि तुम मेरा काम तमाम कर सको, लेकिन तुम ये बात क्यों भूल गए हो कि तुम 7 साल मेरे साथ रहे हो और मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ। तभी वॉशरूम से ड्राइवर मुरीद बाहर निकला। रेयान ने इसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। तुम आओ, तुम तो मेरे खास मेहमान हो। ये शाल को मुकर्रर जगह पर तुमने ही पहुंचाया था ना? ड्राइवर ने इधर देखा। वो किसी भी तरह टेबल पर रखी अपनी गन उठाना चाहता था, लेकिन रेयान ने इसे इतना मौका ही नहीं देना चाहता था। इसने पहले इसकी टांग का निशाना लिया, फिर इसकी दूसरी टांग पर गोली मारी। वो नीचे गिर गया, तड़पने लगा। फिर वो अहमद की तरफ मुड़ा। वहाँ से निकलकर रेयान सीधा सलार के फ्लैट पर आया, लेकिन वो लॉक देखकर वो पागल सा हो गया। इसने सलार के नंबर पर कॉल की। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली। सलार, कहाँ हो तुम लोग? रेयान, हमारे दादा बीमार है इसलिए हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। हमारा जहाज़ 5 मिनट में टेक ऑफ करने वाला है। अगर तुम पाकिस्तान आना चाहते हो तो मैं तुम्हें हमारा पाकिस्तान का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आ जाना। इसने कॉल काट दी और अगले ही पल इसके व्हाट्सएप पर मैसेज मसूल हुआ जिसमें पाकिस्तान का एड्रेस था। तैयार हो जाओ विशाल, मैं आ रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हें बहुत बुरी सज़ा दूंगा। विशाल और सलार पाकिस्तान पहुंचे तो अहमद हसन इन्हें खुद लेने एयरपोर्ट आए हुए थे। भैया, आपने मुझसे झूठ बोला था। नहीं, सलार ने मुझसे जवाब दिया। आपने कहा था दादा जान बीमार हैं। हाँ बोला था। वो ठीक है? बिल्कुल हाँ, ठीक तो हैं। भैया, मुझे नहीं पता आप बताओ, आप मुझे क्यों लेकर आए हैं? फिर इसलिए कि ताकि रोनी पाकिस्तान आए। क्यों? क्योंकि रोनी हैदर चाचू का बेटा है। क्या आप कैसे जानते हैं? मैंने रोनी के ऑफिस में हैदर चाचू की तस्वीर देखी थी। मेरे पूछने पर ये कौन है जिसने तस्वीर के टुकड़े कर दिए? अगर मैं से बताता कि वो मेरे कौन है तो वो भी पाकिस्तान ना वो कभी पाकिस्तान ना आता, इसलिए मैं तुम्हारे ज़रिए से पाकिस्तान लाना चाहता हूँ। हैदर चाचू ने अपनी आखिरी सांसों में दादाजी को बता गए थे कि उन्होंने दादाजी से ये बात छुपाई थी कि इनके डर की वजह से। लेकिन भैया,
रोनी रुमाना चाची इन्हें दादाजी ने बता दिया है, इन्हें कोई इतराज़ नहीं है। वैसे भी फारिया अकेली है, इसलिए वो भी खुश हैं कि चलें, फारिया के भी बहन और भाई हैं। हवेली पहुंचने पर सलार से ज़्यादा विशाल का इस्तकबाल किया गया था। रुमाना बेगम बहुत खुशी से मिली थी कि इनकी बहू आई है। रिया ने अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए थे और 3 दिनों में इसका पाकिस्तान वीज़ा लग गया था और आज इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने बाप के वतन पाकिस्तान के सरजमीन पर पहला कदम रखा था। तेज़ हवा के झोंके ने इसका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से वो सीधा एक 5 स्टार होटल में गया, वहाँ अपना सामान रखा। इसने होटल के मैनेजर को अपना मोबाइल पर इसने होटल के मैनेजर पर अपना मोबाइल पर पता दिखाया कि इसे इस जगह पर जाना है। इसने इस होटल की गाड़ी में ही आगे से भेजा। वो गांव में जिस वक्त पहुंचा रात के 11 बज रहे थे। इसने हवेली के बाहर चौकीदार को बताया कि इसे सलार हयात से अहमद से मिलना है। वो एक मुलाजिम की मैयत में आगे बैठक में आया। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग कमरे में दाखिल हुए। रियान ने इन्हें अपना तारुफ करवाया तो वो रोते हुए इसके गले लगे। रियान का हैरानगी हुई, इनके आंसू देखकर थोड़ी देर में ही सलार इन तक पहुंचा। इसने अहमद हसन को रियान से अलग किया। सलार रियान से बहुत अच्छे तरीके से मिला, पर रियान को सलार का रवैया भी गैर मामूली लगा। सलार ने रियान से पूछा कि वो इस वक्त यहाँ कैसे पहुंचा है और फिर इसके बताने पर वो बाहर निकल गया। खाना खाकर सलार ने रियान को आराम करने के लिए कहा। रियान तो ये सोच कर आया था कि वो पहले सलार से बात करेगा कि वो विशाल को इसके साथ भेज दे और अगर वो ना माना तो फिर वो कोर्ट और पुलिस से अपनी एम्बेसी से रब्ता करेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट था। रियान को कमरे में छोड़कर सलार चला गया। रियान वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गया। इसने लाइट नहीं जलाई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुलाजिम कपड़ों का एक जोड़ा और रियान को देकर गया। रियान ने वहां बैठकर एक सिगरेट जलाया। सोचने लगा कि ये क्या मामला है। वो कपड़े बदल कर बेड पर आया तो उसे महसूस हुआ कि बेड पर एक और वजूद भी है। इसने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो देखा ये शाल थी जो लग रहा था कि घोड़े गधे बेचकर सो रही है। रियान को एक खुशगवार हैरत हुई। वो खुद भी तो सबसे पहले इसे देखना चाहता था। आज वो पूरे 1 हफ्ते के बाद इसे देख रहा था। इसके बराबर लेट गया और इसके मुंह पर आए बाल पीछे करके इसे देखने लगा। वो बहुत थका हुआ था, लेकिन इसका चेहरा देखकर सारी थकन उड़न छू हो गई थी। ये शाल की आंख हुई तो उसने महसूस किया कि इसका हाथ किसी के हाथ में। वो घबरा कर जल्दी से उठी, लेकिन इसके उठने से पहले वो किसी की बाहों में थी। ये शाल को लगा कि इसकी सांसें रुकने लगी हैं। इसने हिम्मत करके दूसरी तरफ मौजूद इंसान के चेहरे पर लहाव हटाया तो हैरतज़दा रहेगी। वो काफी देर इसके चेहरे को देखती रही। इसने आंखें मूंदी हुई थी। नजर लगाने का इरादा है क्या? इसने आंखें बंद किए भी इसकी नजरों की तपिश महसूस की थी। इसकी बात सुनकर यशाल ने जल्दी से अपनी पलकों की झालक गिरा दी। वो इसे कैसे बताती कि इसे कितनी बार ख्वाब में देखा कि वो इसके इतनी ही करीब है। रियान ने आंखें खोली तो वो अपनी सोचों में गुम थी। रियान ने अपनी गिरफ्त ढीली की और इसे आज़ाद कर दिया। यशाल थोड़ी देर इसे देखती रही और फिर अपनी जगह से उठ के इसने उठकर एक बार फिर रियान की तरफ देखा, क्योंकि इसका दुपट्टा सामने सोफे पर पड़ा था। इसे रियान के सामने बगैर दुपट्टे के बहुत ही अजीब लग रहा था। वो जल्दी से उठी और भागने के दाव से अपने दुपट्टे के पास पहुंची और पीछे मुड़कर देखा तो रियान इसे देख रहा था। यशाल इसकी तरफ पीट करके खड़ी होगी और वो वॉशरूम में घुस गई। रियान ने मुतमिन होकर फिर से आंखें मूंद ली। यशाल ने रियान की पसंद के मुताबिक व्हाइट कलर की कमीज, साथ व्हाइट ही ट्राउजर और साथ बड़ा सा ब्लू कलर का दुपट्टा रखा था। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो तब भी रियान की आंखें बंद थी। यशाल ने सोचा वो सो रहा है तो वो बाहर निकल गई। घर में सब बहुत खुश थे इसके आने का सुनकर। दादाजी, चाची, फारिया सब बहुत खुश थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रियान हैदर इतनी जल्दी माफ़ करने वालों में से नहीं है। वो सब लोग लॉन्च में इसी का इंतजार करते, तभी वो सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। ब्लैक कमीज शलवार पर हाफ वाइट शर्ट रखे बड़ी मतानत से चलता हुआ नीचे आया। रोमाना बेगम, फारिया बेगम खड़ी हो गई। इसके पास आकर दोनों को सलाम किया। तभी सलार इसके करीब आया। रियान, ये मेरे दादा जान है, तुम्हारे भी। रियान ने सलार की तरफ सारी नजरों से देखा। रियान, तुम मेरे चाचू के बेटे हो। मुझे ये बात इस दिन तुम्हारे ऑफिस में पता चली थी जब मैं पहली बार तुम्हारे ऑफिस गया था। रियान की आंखों में लग रहा था खून उतरा है। ये शाल तुम मेरे साथ चल रही हो। निशान ने अली से सलार की तरफ देखा। सलार ने इस बात में सर हिलाया और ये बात रियान से छुपी नहीं रही। अली हसन साहब रियान को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सलार ने इन्हें रोक दिया। दादा जान वो अभी गुस्से में है। सलार ने यशाल को इशारे से जल्दी से जाने के लिए बोला। वो बाहर है तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की हुई थी। रियान को इस पर, यशाल पर भी बहुत गुस्सा था कि वो आज भी वो सलार की इजाज़त के बगैर इसके साथ नहीं आई। वो गाड़ी में बैठी तो रियान ने सुर्ख आंखों से इसकी तरफ देखा। तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे पास है? यशाल ने इस बात में सर हिलाया। उसकी आंखों से खाइफ हो रही थी, जिनमें इसके लिए भी बहुत गुस्सा था। वो सीधा होटल आया। वहाँ से इसने फ़ोन पर सीट्स बुक करवाई। इन्हें शाम तक 7 बजे की फ़्लाइट में सीट्स मिली थी। यशाल बेड के कोने पर बैठ गई। रियान ने चादर गले से निकालकर बेड पर फेंकी। वो गुस्से में कमरे में इधर उधर ठहरा था। यशाल खाइफ सी चुपचाप बैठी थी। रियान ने एक कह भाई नजर यशाल पर डाली। इसे इस वक्त बहुत गुस्सा था। अगर इस वक्त वो कोई बात इससे करती तो पता नहीं हो इसने क्या करना था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी।
सुबह के 4 बजे वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे। घर पहुंचते पहुंचते इन्हें 5 बज गए। घर पहुंचकर इशार नमाज पढ़ने के लिए कमरे में चली गई। रेहान लॉन्च में बैठा सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। इशार नमाज पढ़कर आई तो इसके पास बैठकर इसके हाथ से सिगरेट लेना चाहा। रेहान ने इसका हाथ झटक दिया। इशार ने हिम्मत करके दोबारा हाथ बढ़ाया तो अब की बार रेहान हाथ नहीं झटक सका। इसने अपनी शिकायतें दोस्त इशार को देखा। सॉरी, इशार ने बेचारगी से कहा। वो जानती थी कि वो इस वक्त बहुत तकलीफ में है। रेहान ने इससे गले लगा लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रेहान ने दरवाजा खोला तो सामने मुलाजिम खड़ा था। सर, सिक्योरिटी वाले बता रहे हैं बाहर पुलिस आई है। रेहान ने उंगली से अपनी पेशानी मसली और दरवाज़ा बंद करके वापस इशार के पास आया। देखो, परेशान ना होना, मैं जल्द वापस आऊँगा और कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना। इसने इसकी पेशानी का बोसा लिया और तेज़ी से बाहर निकल गया। इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स पर एक ही न्यूज़ चल रही थी। मशहूर बिजनेसमैन रेहान हैदर को कातलाना हमले के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया है। यस ऑफिसर, क्या मामला है, क्या मसला है? मिस्टर रेहान, आपके खिलाफ मिस्टर अहमद ने हॉस्पिटल में बयान दिया है कि आपने इन पर और इनके साथी पर कातलाना हमला किया है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। रेहान वापस अपने गार्ड के पास पहुंचा। घर की सिक्योरिटी बढ़ा देना, मैम को कहीं भी आने जाने नहीं देना। इसने अपने गार्ड को हदायत दी और वापस पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचा। चले सर, पुलिस ऑफिसर ने रेहान से पूछा। यस सर। रास्ते में रेहान ने अपने वकील से बात की और उसे पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए बोला। रेहान जब स्टेशन पहुंचा तो उसका वकील पहले से ही स्टेशन पर पहुंच चुके थे। इसके साथ 2 और वकील भी थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि रेहान को आज की रात पुलिस स्टेशन में रहना था। रेहान ने अकेले में अपने वकील से मिला और काफ़ी देर की गुफ्तशनीद के बाद वकील रवाना हो गया। रेहान ने पुलिस ऑफिसर को रात के कुछ पैसे दिए और 2 घंटे के लिए लॉकअप से बाहर गया। रेहान वहाँ से निकला तो पुलिस स्टेशन से थोड़ा फासले पर रेहान का खास आदमी रोजी गाड़ी के साथ मौजूद था। रेहान ने से एक मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में चलने के लिए बोला। हॉस्पिटल के मेन डोर पर उतरकर रेहान ने रोजी को गाड़ी बैक साइड पर लेकर जाने के लिए बोला। वो रूम नंबर 13 में दाखिल हुआ तो सामने मौजूद शख्स उठकर बैठ गया। रेहान इसके सामने जाकर बैठ गया। तुम तैयार हो? कल मेरे आदमी आकर तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे। तुम्हें जैसा बोला था वैसे ही करना है। इसने इस बात पर सर हिलाया और रेहान वहाँ से निकलकर बैक साइड पर आया और वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। इशार आज से परेशान बैठी थी कि सारे टीवी चैनल पर रेहान के बारे में बताया जा रहा था लेकिन ज़्यादा तशवीश की बात ये थी कि कोई टीवी चैनल ये वाला नहीं ये नहीं जानता था कि रेहान को कौन से पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। वो सारी रात टीवी के आगे बैठी रही। सुबह के वक्त इसने पाकिस्तान असलार को कॉल की और इसे रेहान के बारे में बताया। विशाल, तुम परेशान ना हो, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी तुम परेशान ना हो। अगर इसने ऐसा किया है तो वो कभी भी नहीं फंस सकता। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। जहाँ दूसरों की सोच खत्म होती है वहाँ इस शख्स की शुरू होती है। सुबह 10 बजे के करीब रेहान को अदालत में पेश किया गया। अदालत के बाहर रिपोर्टर मौजूद थे। रेहान ने पुलिस ऑफिसर से बात की और वो इसे एक सेफ रास्ते से अदालत में लेकर गए। रिपोर्टर बाहर इंतजार करते रह गए। हमर इस वक्त विटनेस स्टैंडर्ड में चेयर पर बैठा था। जज साहब के आने पर बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई थी। अहमद ने अपना बयान देना शुरू किया। सर, 22 जुलाई को ये शख्स रेहान मेरे फ्लैट में एक डिलीवरी बॉय के लिबास में दाखिल हुआ। इसने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा जबकि मेरे दोस्त मुरी की टांग पर गोली मारी। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। आपकी बार अहमद के वकील ने डॉक्टर से इजाज़त चाही कि वो इंस्पेक्टर साहब को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसे पता चला कि हमारा अपने फ्लैट पर ज़ख्मी पड़ा है? सर, हमें जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं इस बिल्डिंग के चौकीदार ने कॉल करके बताया। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये बुरी तरह से ज़ख्मी थे। कमरे में तोड़ फोड़ के निशानात थे लेकिन ये वहाँ अकेले थे। जी तो इंस्पेक्टर साहब, आपने इनके कहने पर दूसरे आदमी को तलाश नहीं किया? जिससे तलाश किया वो हमें वेस्ट पे इनके घर से कोई 2 दूर एक रोड की साइड पर मिले। इन्हें हम हॉस्पिटल लेकर गए और इनके कहने के मुताबिक इनकी दोनों टांगों पर गोली मार दी गई थी। तो इंस्पेक्टर साहब, फिर आपको वो हथियार भी मिल गया होगा जिससे इन्हें गोलियां मारी गई होंगी। आपकी बात सवाल रेहान के वकील की तरफ से आया था। जी, हमें हथियार भी मिल गया है। वो पिस्टल हमें मिस्टर अहमद के घर से मिला है इस पर इनके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। अब की बार अहमद हैरान था कि ये क्या हो रहा है। तो फिर आप लोगों ने इनसे भी बयान लिया होगा? जी सर, इनके बयान के मुताबिक वो रेहान साहब के ड्राइवर थे। अहमद ने इन्हें $2 लाख देने की ऑफ़र की और इन्हें कहा कि वो किसी तरह रेहान के सर की बीवी को अकेले तक इन तक पहुँचाए। वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था, इसलिए मैंने इनकी हर बात पर अमल किया। मिस्टर अहमद ने मिसेज़ रेहान पर चाकू से हमला किया लेकिन वो फिर भी बच गई। मैंने जब मिस्टर अहमद से पैसों का तकाजा किया तो वो अपनी बात से मुकर गया और मुझे जान से मारने की कोशिश की लेकिन खुशकिस्मती से मैं बच गया। अहमद बाजी पड़ने पर हैरान और परेशान था। इसने रेहान की तरफ देखा तो इसने विक्ट्री का निशान बनाया। जज साहब ने रेहान को बाइज्जत बरी कर दी जबकि अगली पेशी में मोरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। अहमद पर फर्द जुर्म आयद करते हुए
इसे खुद को पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया गया। अहमद जब अदालत से बाहर निकला तो राहदारी में दीवार के साथ टेक लगाए रेहान खड़ा था। इसके पास से गुजरते अहमद रुका और बोला, रेहान हैदर तैयार है ना, मैं वापस आऊँगा। रेहान ने एक आईब्रो उठाकर अहमद की तरफ देखा और इसके और अपने दरमियान मौजूद 2 कदमों का जो फासला था इसे ख़त्म करते हुए बोला, अहमद अदील खान, इस बार मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं तुम्हें इस जेल की सलाखों से बाहर आने दूंगा तो तुम कुछ करोगे। पुलिस अहमद को लेकर आगे बढ़ गई। रेहान भी बाहर निकला। इसने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए पुलिस इंस्पेक्टर को विक्टी का निशान बनाया, अपनी गाड़ी में बैठ गया। रेहान घर पहुंचा तो लॉन्च में ही यशाल को बैठे पाया। रेहान ने मुलाजिमा को पानी लाने के लिए बोला और खुद यशाल के सामने सोए बैठ गया। रेहान ने यशाल की तरफ देखा तो वो रेहान पर नजर जमाए बैठी थी। क्या नजर लगाने का इरादा है? रेहान ने मजाक में कहा, नहीं देख रही हूँ, धोखेबाज लोगों के चेहरे कैसे होते हैं। यशाल, रेहान के मुंह से बस इतना निकला कि वो शॉक्ड हो गए। यशाल ने हंसते हुए कहा, इसकी आवाज़ में एक काट थी, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। वो होश में तो मैं अब आई हूँ। क्या धोखा किया है मैंने तुम्हारे साथ? रेहान ये बात करते हुए भूल गया था कि इसने इस रिश्ते की बुनियाद एक धोखे पर रखी है। मैंने शादी के इन 7 महीनों में आपके सामने नज़र नहीं उठा सकी कि आप मेरे मौसी ने मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी बारात नहीं आई और आप जैसे मेहमान आदमी ने मुझसे शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और आज मुझे पता चला कि वो एहसान नहीं, वो तो धोखा था। खेले हैं आप मेरी ज़िंदगी के साथ। इतने लोगों की मौजूदगी में थे आप वो जिन्होंने मेरा और मेरे भाई का सर झुकाया था। देखो यशाल, मैं इस सब के लिए तुमसे और सलार दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता था। उठ कर छोटे छोटे कदम उठाता यशाल के पास पहुंचा। इसने यशाल के हाथ पकड़ने जाए। यशाल ने बहुत ज़ोर से इसके हाथ झटक दिए। रेहान ने कोशिश की और फिर इसे कंधों से थामना चाहा। मुझे अपने ये मनहूस हाथ मत लगाना मिस्टर रेहान। इसकी आपकी बार रेहान के माथे पर सलवटें बढ़ी। इसने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले। अच्छा नहीं तो तुम क्या कर लोगी? मैं अभी की अभी जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा कहाँ जाओगी? रेहान आपकी बार सोफे पर बैठ गया। जहाँ भी जाऊँगी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहकर कमरे की तरफ बढ़ गई और अपना सामान लेने के लिए वो नहीं जानती थी कि रेहान भी यही चाहता था कि वो कमरे में जाए। इसके कमरे में जाने के बाद रेहान भी इसके पीछे कमरे में पहुंचा। वो ज़ोर शोर से अलमारी से कपड़े निकाल कर बैग में डाल रही थी। रेहान ने अपनी वॉच उतार कर साइड टेबल पर रखी हुई शूज़ उतारने के लिए सोफे पर बैठ गया और साथ साथ यशाल की कार्रवाई मुलाजा कर रहा था। वैसे इतना भारी बैग तुम लेकर कैसे जाओगी? इस वक्त तो कोई गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ और बाकी ड्राइवर तो इस वक्त घर में कोई नहीं है। रेहान ने बहुत सोचते हुए यशाल से सवाल किया। यशाल ने दांत पीस कर रेहान को देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। रेहान आगे बढ़ा और जाकर अलमारी के साथ टेक लगा कर खड़ा हो गया, जिसमें से यशाल कपड़े निकाल रही थी और गौर से यशाल को देखने लगा। यशाल इसकी नज़रों से कंफ्यूज होने लगी। मसला क्या है आपके साथ? हटे यहाँ से। मैं क्यों हटूँ? आप कहीं और देखिए, मुझे क्यों देख रहे हैं? रेहान ने इसकी इस बात पर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। मैं वो तपी तपी सुर्ख चेहरा लिए दोनों हाथों की उंगलियों को बाहें पेवस फंसाए जाकर बैठ के किनारे पर टिक गई। रेहान ने इसके पास जाकर इसका बैग उठाकर नीचे रखकर इसके पास अपने लिए जगह बनाई। यशाल ने जल्दी से उठना चाहा लेकिन इससे पहले ही इसका बाजू रेहान के हाथ में था। रेहान ने इसे खींचकर वापस पहले वाली जगह पर बैठाया। देखो यशाल, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन इस वक्त मुझे ये सब कुछ सही लग रहा था। फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं सलार से भी माफ़ी मांगूंगा और भी जिससे तुम कहोगी इससे भी। आपकी बात से यशाल का खिलता हुआ चेहरा देखा और वो पहले से जानता था कि वो क्या कहने वाली है। वो पूरी इसकी तरफ मुड़ी। ठीक है, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो। वो नहीं जानती थी कि सामने बैठा हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं है। वो करोड़ों का बिजनेस करता है और मोल तोल में तो वो किसी को भी आगे नहीं होने देता, लेकिन यहाँ वो मजबूर था क्योंकि ये इसकी कोई बिजनेस डील नहीं थी बल्कि इसकी महबूबा बीवी की खुशी जो इसकी रूह में बसती थी। यशाल ने रेहान की तरफ देखा। फिर आपको दादाजी और चाचू को माफ़ करना पड़ेगा। चाचू तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, इन्हें 4 साल हो गए फौत हुए। इसकी पहली बात रेहान की सोच के मुताबिक थी। इसकी दूसरी बात सुनकर रेहान को धचका लगा। इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी आंख से एक आंसू खुद ब खुद निकलने शुरू हो गए और वो नहीं जानता था कि जिस शख्स से सारी ज़िंदगी नफरत का रिश्ता जोड़ता रहा, आज इसके मरने पर इसका दिल मरने का सुनकर दिल क्यों दुखा था। वो उठा और टेरेस की तरफ बढ़ गया। इसने अपने आंसू को बहने दिया। थोड़ी देर के बाद यशाल बाहर आई। रेहान से देखकर अपने आंसू साफ कर लिए, लेकिन वो इसके आंसू पहले ही देख चुकी थी। वो आकर खामोशी के साथ रेहान के सीने से लगी और इसे अपनी तरफ से एक हौसला दिया। रेहान ने भी इसे अपनी बाहों के खिसार में ले लिया। सुबह की चमकीली धूप निकली हुई थी। रात से बारिश के बाद हर चीज़ निकली निकली सी लग रही थी। ग्लोरिया एसिड की इस रोड में इस वक्त तो का दुका गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी की बैक सीट पर बैठी जेनिफर
बहुत खुश थी। वो आज पूरे 1 साल के बाद सिंगापुर आई थी, वो बहुत एक्साइटेड थी। वो इस वक़्त अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। वो दोनों अमेरिका में रहते हुए 4 साल तक रिलेशन में रहे थे। फिर वो सिंगापुर लौट आया था। जेनी ने इसे कुछ दिनों पहले एक टीवी प्रोग्राम में देखा था जहाँ वो बिज़नेस के हवाले से बातचीत कर रहा था। इसे देखकर जेनिफर की मोहब्बत फिर से जाग गई। वो एक कामयाब बिज़नेसमैन था। इसने गूगल पर से सर्च करके इसका एड्रेस निकाला और अब वो इससे मिलने जा रही थी। रियान की आँख खुली तो उसने विशाल को अपने पहलू में पाई। इसे गुजरी रात याद आई तो उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ के से झुक इसकी पेशानी चूमी, उठकर वॉशरूम में चला गया। वो चली गई। वो तैयार होकर नीचे आए तो एक मुलाजिम इसके पास आया। सर आपसे मिलने को ही आया है। वो आपकी दोस्त बता रही है। 2 घंटे से वो आपका इंतजार कर रही है। रियान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो जेनिफर को देखकर इसने लाशोई तौर पर ऊपर अपने कमरे की तरफ देखा। वो भाग कर आई और रियान के गले लगी। रियान की तरफ से कोई दिलचस्पी महसूस ना करके वो पीछे होगी। कैसे हो रोनी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? यहाँ कैसे पहुंची? यार तुम तो मशहूर हस्ती हो, बस गूगल पर सर्च किया और तुम्हारा एड्रेस मिल गया। रियान कुछ बेचैनी महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द जेनिफर को यहाँ से चलता करे। ईशान ने अपनी अलमारी खोली तो आगे से बहुत से ड्रेसेस नजर आए। इसे समझ नहीं आया कि वो क्या पहने। फिर इसने अपने लिए एक पिंक कलर का फ्रॉक निकाला जिस पर सिल्वर नगीनों का काम किया हुआ था। वो जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश होकर आई। अपने बाल इसने खुले ही रहने दिए और व्हाइट कलर का बड़ा सा दुपट्टा लिया और नीचे की तरफ भागी। वो रियान के ऑफिस जाने से पहले नीचे पहुंचना चाहती थी। वो नीचे आकर मायूस हो गई क्योंकि रियान कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो मायूस होकर सोफे पर बैठ गई। मैडम आप नाश्ते में क्या लेंगे? 1 गिलास ऑरेंज जूस दे दो। मुलाजिम जाने लगा तो विशाल को याद आया, बात सुनो, साहब नाश्ता करके गए हैं। मैडम सर अभी घर में ही हैं, इनकी कोई गेस्ट आई हुई है, वो ड्राइंग रूम में है। विशाल खुश हो गई, ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो रियान की विशाल की तरफ पीठ थी। वो विशाल को नहीं देख सका लेकिन विशाल इसके सामने बैठी लड़की को देखकर महवत रह गई। सुनहरी बाल, चमकता गोरा रंग, गुलाब की पंखड़ी से होंठ, गुलाबी गाल, लंबी गर्दन, वो जो भी थी बहुत खूबसूरत थी। नाइट टाइट जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। विशाल ने लाशाई तौर पर अपना और इसका मौजना किया तो इसे अपनी तैयारी फीकी सी लगी। जो ही वो मुड़ने लगी तो उसका पाँव पास पड़े टेबल से टकराया। इसे बहुत जोर से चोट आई। वो अपना पाँव पकड़कर वहीं बैठ गई। इसके टकराने की आवाज़ से रियान ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो विशाल को नीचे बैठे देखकर वो भागकर विशाल के पास आए। क्या हुआ, क्या कर रही थी तुम? वो परेशानी और फिक्र में से बोला, कुछ नहीं, बस मैं गुजर रही थी तो इससे टेबल से टकरा गई। रियान ने इसका पाँव देखा जो सूज चुका था। इससे अभी पॉकेट से मोबाइल निकला, डॉक्टर को कॉल किया और विशाल को बाहों में ले जाकर सोफे पर लटाया। वो भूल गया कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। जेनिफर हैरान थी कि ये कौन है जिसके लिए वो इतना परेशान हो रहा है, क्योंकि इसने तो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में यही मशहूर किया हुआ था कि वो और रियान रिलेशन में है और रियान ने भी कभी भी इस बात की तरदीद नहीं की। इसलिए जेनिफर को और तकलीफ मिली लेकिन हकीकतन जेनी बहुत कोशिश की लेकिन रियान और वो कभी फिजिकल रिलेशन में नहीं रहे। लेकिन आज इस लड़की के लिए रियान की आंखों में एक अलग ही जज्बा देखा था इसने। जेनिफर रियान के घर से निकल आई। गाड़ी में बैठ के उसने किसी अनजान नंबर पर कॉल की, सर ये प्लान कामयाब नहीं हो सकता, वो शादी कर चुका है, वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, इसे इसके सामने कुछ भी नज़र नहीं आता, वो फिर भी मैं कोशिश करूंगी लेकिन आप प्लान बी तैयार रखें। डॉक्टर विशाल को चेक करके चला गया तो उसे बताया कि डरने की कोई बात नहीं, मामूली सा फ्रैक्चर है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन रियान को चैन नहीं था। वो हर आधे घंटे के बाद इस ऑफिस से कॉल करके पूछ रहा था, कैसी हो, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? जी मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। और आप अब मुझे कॉल नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ काम करेंगे, वो अब शाम को घर आएंगे तो ही बात होगी। ओके मैडम, जो आपका हुक्म, फी मानुल्लाह। सलार इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था। वो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट से यहाँ पहुंचा था। एयरपोर्ट से निकल कर उसने कैब की और अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। अपना सामान अपार्टमेंट में रखने के बाद वो रियान के ऑफिस के लिए निकल आया। रियान ने से बहुत गर्मजोशी से मिला। सलार ने रियान से विशाल के बारे में पूछा। सलार ने रियान को बताया कि कल इन्हें कोलमपुर के लिए निकलना है, हिल्टन होटल में हमारी मीटिंग और हमें सुबह सुबह निकलना है क्योंकि हम ट्रेन से चलेंगे। रिया ने इस बात में सलाह लाया, अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सलार भी वहाँ से इशाद से मिलने के लिए निकल आया। शंग्रीला होटल लंदन के इस कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त एक खास मीटिंग जारी थी। इसने मीटिंग का मकसद दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की की मंजिल तय करते मुसलमानों पर नज़र रखना होता है। इस मीटिंग में इस वक्त तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के यहूदी मालिक बैठे थे और इस बार इन लोगों ने 5 लोगों की फ़िस्त तैयार की थी जिन पर इन्हें नज़र रखनी थी। इनमें से एक का ताल्लुक तुर्की जबकि 2 का ताल्लुक इंडोनेशिया और एक का ताल्लुक ताजिकिस्तान से था। और नंबर 1 पर जो शख्स इन्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर और शातिर लगा था, इनका ताल्लुक बज़ाहिर तो सिंगापुर से था लेकिन इसकी जड़ें पाकिस्तान से मिलती थी। पाकिस्तान तो वैसे भी यहूदियों के लिए एक हॉट केक था, इसीलिए उन्होंने नंबर 1 पर इस शख्स को रखा था जिसे दुनिया रियान हैदर के नाम से जानती थी। इस काम के लिए इन लोगों ने सबसे पहले इसकी क्लास फेलो और गर्लफ्रेंड जेनिफर से रब्ता किया था लेकिन वो कुछ ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं थे क्योंकि वो 2 माह पहले शादी कर चुका था, वो भी बहुत अजीब तरह से। इतने दिनों में वो जान चुके थे कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इसकी बीवी को रस्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने हमर को जेल से निकाला लेकिन मौजूदी तौर पर रियान जय वकूफ़ पर पहुँच गया और इसे बचा लिया। रियान के साथ साथ इनकी नज़र सलार पर भी थी क्योंकि वो एक ISI ऑफिसर था
रेयान और सलार पर इन्हें शक तब हुआ जब इन दोनों ने पिछले कुछ अरसे से यकबा दीगर तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के बहुत से दौरे एक दो दिन के फ़र्क से के साथ किए थे। रेयान के बारे में शुबा था कि वो कश्मीरी मुजाहिदीन की माली मदद करता है और पाकिस्तान में इसकी मुजाहिदीन के कमांडर उस्मान अहमद से मुलाकात हो चुकी थी। अब ये तय पाया था कि इसके बारे में ठोस मालूमात हासिल करेंगे। अगर ये दोनों इस मामले में मुलविस हुए तो फिर इनके बारे में कार्रवाई की जाएगी। ये शाल कल तैयार है ना, हम लोग कोलमपुर जाएंगे। अच्छा, किस वक्त जाना है? सवेरे निकलना है। ओके, वो कहकर बाहर की तरफ चल दी। हेलो, क्या? ओके, किधर चल दी आप? मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तो मुझे कौन सा नींद आ रही है? आप तो सोने लगे हैं ना? विशाल ने हैरान होकर पूछा। इससे पूछा जो बेड पर लेटा था और अब उठकर विशाल के पास पहुंच आया था। मैडम, हम आपकी वजह से रूम में आए हैं। मेरी वजह से क्यों? विशाल ने भी आज रेयान को तंग करने की ठान रखी थी। रेयान ने इसकी बातों से झुंझला कर इसे अपने खसार में ले लिया। जी, तो आप क्या कह रही थी? आप बोले। विशाल को तो मानो सांस ही रुक गया था। रेयान से आती इसकी क्लोन की खुशबू, इसकी सरगोशियाँ इसके कानों में रस हो रही थी। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। रेयान ने दिलचस्पी से इसकी बंद आंखों और कांपते जिस्म को देखा। यार, मैं बंदे नहीं खाता जो तुम इतना कांप रही हो। विशाल ने झट से आंखें खोल दी और रेयान की गिरफ्त ढीली महसूस करके अपने अपने और इसके दरमियान फासला बना लिया। रेयान भी पीछे होकर बाजू सीने पर लपेट कर दीवार के साथ टेक लगा ली। मेरे दिल में उतर सको तो शायद जान लो कितनी खामोश तुमसे मोहब्बत करता है कोई। इसने जज़ब के आलम में ये शेर कहा। हिल्टन होटल के लॉबी में इस वक्त एक टेबल पर बैठे हुए सलार रेयान का इंतजार कर रहा था। इस वक्त एक साइड से भागने के अंदाज में रेयान आया। सॉरी यार, मैं लेट तो नहीं हो गया? सलार ने इसे घूर कर देखा। क्यों लेट आए हो? रेयान ने हाथ से सर गुजाया। वो यार, विशाल को भी साल आया हो तो इससे पहले होटल के रूम में छोड़ा है और फिर तुम्हारे पास आया हूँ। आपकी बात सलार बिल्कुल सीरियस हो गया था। रेयान, तुम जानते हो ना कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? रेयान ने इस बात में सरह लाया। हमारे जैसे लोग फैमिली नहीं बनाते और तुम। वो चुप होकर रेयान को देने लगा और फिर चलता हुआ रेयान के करीब आया। रेयान, अगर अब की बार मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यार, इससे कुछ हुआ तो मैं जिंदा रहूंगा। तुम तो मुझे कुछ कहो रहूंगा तो तुम मुझे कुछ कहोगे ना? सलार को अब इस पर गुस्सा आ गया। वो इस बार एक कहर बरसाती नजर डालकर आगे बढ़ गया। रेयान भी इसके पीछे चल दिया। हिल्टन होटल के इस हाल में इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदारों के बहुत से नामूर लोग मौजूद थे। यहाँ पर आज बहुत से गुमनाम हीरोज मौजूद थे जो वतन अजीज की हिफाजत के लिए गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे। मीटिंग में सबको इनके फ़राइज़ से सौंपे गए थे। सलार और रेयान को बताया गया कि इन दोनों ने कश्मीर जाना है, जहाँ मुजाहिदीन के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्रेनिंग कैंप को ख़त्म करना है। रेयान, आप अपना बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट कर ले क्योंकि आप पर CIA को शक हो गया है। वो आपके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पहले ही चुकन्नी हो जाएं। जी सर, जैसे आपका हुक्म सर। ओके, वेल डन रेयान। हैदर, हमें उम्मीद है कि आप किसी के हाथ नहीं आएंगे। यस सर। सलार इसी दिन वापस सिंगापुर लौट रहे थे जबकि रेयान और विशाल 2 दिन के बाद आज वापस लौटे थे। रेयान घर पहुंचा तो जेनिफर इसका इंतजार कर रही थी। तुम कब आई? रेयान इसे चुपते हुए लहजे में पूछा। वो कुछ गड़बड़ा गई। बस अभी। कैसे आना हुआ? रेयान, हम कहीं भाई चलकर बात कर सकते हैं? यस श्योर, क्यों नहीं? विशाल, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। विशाल ने चूंकि रेयान को देखा क्योंकि वो तो जेनिफर की खूबसूरती में खोई हुई थी। क्या हुआ? तो मैं ठीक हूँ। जी जी, आप जाएं, मैं ठीक हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। रेयान ने विशाल के गाल पर किस करते हुए कहा। विशाल ने शर्म से सर झुका लिया। रेयान ने इसकी तरफ एक भरपूर नज़र डाली और बाहर की तरफ चल दिया। वो दोनों इस वक्त रेक्स बार में बैठे हुए थे। जेनिफर ने अपने लिए ड्रिंक मंगवाया। तुम्हारे लिए भी मंगवाऊं? नहीं, मैं ऐसे शौक नहीं रखता। जेनिफर साथ में एक सिगरेट भी सुलगाया। अब बोलो जेनिफर, क्या बात है? रेयान ने बेजार होकर बोला। रेयान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड है विकी, से कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर तुम दे सको तो। कितने पैसे चाहिए? इसने जानती नज़रों से देखा। $1 लाख। ओके से बुलाओ, पहले इससे मिलूंगा फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि कब मिलोगे। जेनिफर खुश होगी जब तुम मुझे इससे मिलवाओगी। ओके, कल शाम को ही मिल लेते हैं। ठीक है, कल शाम को मैं जो जगह बताऊंगा वहाँ जाना तुम लोग। ओके, हाँ मैं चलता हूँ। जेनिफर और विकी इस वक्त एक ही रूम में थे। वो कल के लिए प्लानिंग कर रहे थे। विकी एक बहुत ही शातिर जन था। बहुत सोच विचार के बाद इस काम के लिए चुना गया था। विकी का काम ये था कि वो रेयान से मिलकर इसे किसी खुफिया जगह पर ले जाए, वहाँ रेयान से तमाम मालूमात लेकर इसे ख़त्म कर दिया जाए। वो कल पूरी प्लानिंग के साथ जाना चाहते थे। एक आदमी रेयान के घर से निकलने से लेकर मतलूबा मुकाम तक इसका पीछा करेगा। विकी एक माहिर फाइटर था। वो ब्लैक बेल्ट था। इसके साथ साथ वो बॉक्सिंग का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वो आज तक अपने किसी मिशन में नाकाम नहीं हुआ था। इसकी कामयाबी का तनासुब 100% था, लेकिन इस बार क्या होने वाला था वो नहीं जानता था। रेयान घर पहुंचा तो विशाल स्टूडियो में बैठी से का इंतजार करती। रेयान इससे एक सीढ़ी पहले बैठ गया। रूहे, रेहान क्या सोच रही हैं? इसने बहुत मोहब्बत से पुकारते हुए कहा। विशाल ने नज़र भरकर रेयान की तरफ देखा। रेयान, मैं आपकी मोहब्बत से अनजान ही ठीक थी। अब जब आप घर से बाहर होते हैं तो एक धचका लगा रहता है, कोई आपको मुझसे छीन ना ले। रेयान ने घूमकर विशाल को देखा। मेरी जान, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरे लिए आपकी इतनी फिक्र, मैं कहीं बेहोशी ना हो जाऊं।
अब की यशाल का मूड ख़राब हो गया और वो उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई। रेहान यशाल की बातों को सोचता कुछ देर वहीं बैठा रहा, जैसे किसी अनदेखी चीज़ को ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर के बाद वो एक गहरी सांस लेते हुए अपने घुटनों पर हाथ रखता हुआ खड़ा हो गया। वो अंदर आया तो यशाल अलमारी में मुंह देकर कुछ ढूंढ रही थी। वो अपनी मतलूबा चीज़ लेकर मुड़ी तो रेहान को अपने पीछे खड़ा पाया। रास्ता दे रेहान, यशाल रुके फीके लहजे में बोली, तुम हर रास्ता मुझसे ही होकर गुजरता है, इसलिए रास्ता मांगा मत करो, बल्कि खुद बनाया करो। मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी। अच्छा, मुझे तो तुमसे ही बात करनी है। वो अपने और इसके दरमियान के फासले को ख़त्म करते हुए बोला, एक एहसास तेरे दिल में जगाने के लिए बात करते हुए मर जाएं तो कैसा होगा। ईशा ने जल्दी से अपना हाथ रेहान के मुंह पर रख दिया और शिकायती नज़रों से रेहान को देखा। रेहान ने इसे अपनी बाहों में ले लिया और इशाल भी नाराज़गी बुलाकर इसकी बाहों में समा गई। रेहान ने जेनिफर को रेक्सो बार में ही बुलाया। रेहान जब घर से निकला तो इससे फासला रखकर एक गाड़ी इसकी निगरानी करती हुई इसके साथ साथ चली। रेहान जब बार में पहुंचा तो विक्की और जेनिफर पहले से ही मौजूद थे। वो लोग बातों में मशगूल थे। तभी एकदम से बार की तमाम लाइट्स ऑफ हो गई। तभी रेहान की पसली के साथ इसे सख्त सी चीज़ महसूस हुई। खड़े हो जाओ और चलते रहो। रेहान खड़ा हो गया और इनकी तलकीद में चल पड़ा। रेहान के दोनों बाजू पीछे ले जाकर बांध दी गई। जीने उतरते हुए इसे एहसास हो गया कि वो इसे इस बार तय खाने में ले जा रहे हैं। नीचे ले जाकर इसे कुर्सी के साथ बांध दिया गया। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी रोशनी थी। जेनिफर ने लाइट जलाई। बहुत तेज़ रोशनी की वजह से रेहान की आंखें चुंधिया गई। इसे रोशनी से मायूस होने में थोड़ा वक्त लगा। रेहान ने देखा इसके सामने विक्की बगैर शर्ट के कुर्सी पर बैठा था। इसके हाथ में बेल्ट उठाई हुई थी। वो कसरती जिस्म का मालिक थे। इसे देखकर पहला एहसास यही होता था जैसे वो एक बॉडी बिल्डर है। इसने चुपती हुई नज़रों से रेहान की तरफ देखा। तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बहुत शातिर आदमी हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से मेरे चंगल में फंस गई। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। रेहान ने जेनिफर की तरफ देखा। जेनिफर, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रेहान ने विक्की के सवाल को जवाब देने की बजाय जेनिफर से सवाल किया। जेनिफर ने रेहान के सवाल का जवाब देने की बजाय विक्की से मुखातिब हुई। विक्की, काम खत्म करो इसका, फिर हमें यहाँ से निकलना है। विक्की ने इस बात में सर हिलाया। रेहान, हैदर, तुम अपने बारे में सब कुछ बताओगे खुद ही या फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करें? पहले तुम लोग अपना तारुफ करवाओ। तुम लोग कौन हो? जो भी हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त तो नहीं है। बस तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी तुम लोगों की ओके जैसे मर्जी तुम लोगों की। इतनी देर में रेहान कुर्सी से बांधी गई रस्सियाँ खोल चुका था। हाथों पे बंधी रस्सियाँ तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए इसने पहले ही खोल ली थी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी रेहान। हैदर, हम तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लेंगे, लेकिन अफसोस तब तक तुम इस दुनिया में नहीं होगे। इसके साथ ही विक्की ने अपनी सलांसर लगी पिस्टल निकाली और रेहान के सर का निशाना लिया, लेकिन इससे पहले ही रेहान इसके हाथ से पिस्टल छिपते हुए इससे थोड़ा फासले पर मौजूद था। ये सब कुछ बस कुछ सेकंड में हुआ था। रेहान ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपने हाथ में मौजूद रस्सी विक्की के हाथों पर फेंकी और खड़े होकर गिरती हुई पिस्टल कैच कर ली। रेहान ने पिस्टल हाथ में आते ही अपने कान पर हाथ रखा और बोला, अंदर आ जाओ। विक्की और रेहान इसकी बात पर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब विक्की सर आप ज़रा ये सीट संभाल लें, इसने पिस्टल के साथ इशारा करते हुए कहा। बस साथ ही जीने से नीचे सलार आया। इसने आते ही विक्की को धकेलकर कुर्सी पर बैठाया और पिस्टल निकाल कर बोला, रेहान, वक्त नहीं है, जल्दी से इनका काम तमाम करो। विक्की बिल्कुल बेबस हो गया और इन दो का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए इसने अपने मुल्क के साथ वफादारी को तरजीह दी और अपने मुँह में मौजूद कैप्सूल निगल लिया। अगले ही पल वो तड़पता हुआ नीचे गिरा। इसके मुँह से झाग सी निकली और वो दुनिया फानी से कूच कर गया। रेहान अब की बात जेनिफर की तरफ मुड़ा, जो कि डरी से एक साइड पर खड़ी थी। रेहान, ख़त्म करो इस लड़की को और निकलो यहाँ से। रेहान ने सलार की तरफ देखा। नहीं सलार, इसके हाल पर रहने दो। ज़िंदगी के मैदान में दोबारा कभी अगर ये हमारे रास्ते में आए तो इसका पक्का इंतज़ाम करूँगा। तुम होश में हो रेहान? जी साले साहब, होश में हूँ। क्या है कि मेरी बीवी जो है ना, इसके हुस्न से बहुत मुतासिर है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तुम पागल हो रेहान? ये कहकर सलार धप धप करता वहाँ से निकल गया। आज सलार और रेहान पूरे एक माह के बाद कश्मीर से वापस पाकिस्तान लौटे थे। इन दोनों ने हेडक्वार्टर में अपनी रिपोर्ट पेश की और फिर अपने गाँव की तरफ चल पड़े। रेहान और सलार हवेली पहुँचे तो हवेली खुशियों में नहाई हुई थी। रेहान और इशाल की वलीमे की तकरीब रखी गई थी। रेहान को धचका तब लगा जब इसे इसके कमरे की बजाय मेहमान खाने में ठहराया गया। रेहान तिलमिला कर रह गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा दिन शाम में रेहान और इशाल की दावत वलीमा की तकरीब हवेली के सेब में रखी गई थी, जिसमें सिर्फ करीबी अजीज़ों को मदऊ किया गया था। यशाल को रेहान के बराबर लाकर बैठाया गया था और रेहान ने बहुत कोशिश की कि वो यशाल की एक झलक देख सके, लेकिन इसका बड़ा सा घूंघट निकाला गया था और साथ में फरीहा
संतरी के फ्राइज़ अदा करी थी। आखिर अल्लाह करके रात को 12 बजे सब मेहमानों से फ़ारिग होकर रेहान के कमरे के पास पहुंचा तो वहां एक और इम्तिहान था। अभी जहां फ़रिया कुछ दूसरी कज़न्स के साथ दरवाजे में खड़ी थी। भैया अगर कमरे में जाना है तो पहले हमारे नेक निकालो, साथ ही पता नहीं किस कोने से माशा और माजिया भी निकल आई। जी और हमारा भी। रेहान ने हैरान होकर माशा को देखा। माशा तुम मेरी तरफ नहीं हो? नहीं रोनी, आज तो मैं किसी एक तरफ भी नहीं हूँ, आज मैं अपनी तरफ हूँ। रेहान ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए पॉकेट से कार्ड निकाला और फ़रिया के हाथ पर रख दिया। सब ने हैरान होकर रेहान की तरफ देखा और माशा बोली, रोनी कंगाल हो जाओगे। और वो बोला, अब तो रास्ता छोड़ दो। वो लोग जल्दी से रास्ते से हट गए। वो कमरे में दाखिल होने से पहले मुड़ा, बात सुनो तुम लोग, ये सदका है मेरी बीवी का जिसकी हकदार तुम लोग ठहरी हो। वो तीनों इश्तियाल के साथ रेहान की तरफ बढ़ी, लेकिन रेहान इससे पहले ही वहाँ से गायब हो चुका था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो पूरे कमरे में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। रेहान बेकरार होकर बेड की तरफ बढ़ा और साथ ही ये शाल का घूंघट उलट दिया। वो डीप रेड कलर लहंगे में क़यामत लग रही थी। यार मुझे बेचारे को कत्ल करने का इरादा है क्या? इसकी बात पर इशार ने पलके उठाकर रेहान को देखा और मुस्कुराकर बोली, आप तो हमारी ज़िंदगी हैं, आपकी जान हम ले सकते हैं। रेहान ने इसकी कलाइयों में कंगन डाले और इशार के दोनों हाथ चूम लिए। अगर तू वजह ना पूछे तो एक बात कहूँ, बिन तेरे अब हमसे जिया नहीं जाता। और आज रेहान हैदर मुकम्मल हो गया था इशार का साथ पाकर। तो कैसा लगा आपको ये नावल? कमेंट्स में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।